सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है हम मैनुअल स्कैवेंजिंग पर करने वाले हैं, अर्थात मैला ढोने की जो प्रथा है इस पर चर्चा करेंगे और बेहद गंभीर विषय है और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुजन समाज से जुड़ा हुआ ये एक बेहद नाजुक और गंभीर विषय जो है इसे आगे बढ़ाने में और इस मुद्दे पर अधिक से अधिक क्या बोलते हैं व्यूअरशिप देने में आप काफ़ी मदद करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये समस्या सोशल मीडिया पे मैं समझता हूँ चर्चाओं का विषय बननी चाहिए। ठीक। देखिए दर्शकों, हम जातिवाद से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं और आरक्षण और अन्य सभी मुद्दों पर, और ये सारे मुद्दों के बीच एक बेहद कमज़ोर सा नाजुक सा मुद्दा जातिवाद, घोर जातिवाद का मुद्दा जो हमेशा चर्चाओं से छूट जाता है कि बहुजन समाज से संबंधित सबसे हाशिए पे मौजूद लोगों में से एक निम्न वर्ग के लोग मैला ढोने का काम करते हैं, अर्थात हाथों से मानव मल मूत्र को साफ करने का काम करते हैं। और ये वो नीति है जो जातिवाद ने क्या बोलते हैं तय की है। तो आज हम हिंदू धर्म के जातिवाद के कोड अर्थात मैनुअल स्कैवेंजिंग पर चर्चा करने वाले हैं। मैं ऐसे कोड इसलिए कहता हूं कि ये हिंदू धर्म की बुराइयों से पैदा हुआ एक ऐसी बीमारी है जो साफ दिखाई देती है, कोड की तरह साफ दिखाई देती है, पर परेशानी ये है कि कोई इसकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहता है। ठीक। बेहद दुखद है, बेहद तकलीफदायक है, बेहद कष्टकारी है। इस विषय पे बात करना ही अपने आप में एक बहुजन होने के नाते बहुत ज़्यादा तकलीफदायक है। ठीक। और समाज के क्या बोलते हैं एक बड़ा वर्ग, करीब 7,70,000 से ज़्यादा लोग इस देश में एक अनुमान के मुताबिक मैला ढोने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर लगे हैं और अलाइड एक्टिविटीज़ जो होती हैं इसी प्रकार की गंदगी मैला मतलब सीधे मानव मलमूत्र को ढोना, बाकी की भी गतिविधियां हैं जो भी निम्न स्तर की हैं, उसमें तो और ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो हम एक बड़े वर्ग की बात कर रहे हैं जो इस देश के क्या बोलते हैं लोगों के लिए साफ सफाई का काम करता है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी किताब में इस समाज के वाल्मीकि समाज के लोगों को, मैला ढोने वाले लोगों को ये संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्होंने शायद स्वेच्छा से ही इस व्यवसाय को मानव कर्तव्य के रूप में अपना लिया होगा। मुझे लगता है उन्हें शायद इस विषय की जरा भी परख नहीं, ठीक, जरा भी समझ नहीं। ठीक है। तो ये हम इस विषय को आज खोलेंगे, मूल्यांकन पर लेंगे और देखेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। और बेहद गंभीर मामला है और बेहद ही नाजुक सा विषय है। इसे डील करना अपने आप में बड़ा चुनौतियों का विषय रहता है। ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला, मैला ढोने का ये पूरा मामला है क्या और क्यों समाज आज 2024 में भी इस भयानक कुप्रथा के प्रति उदासीन बना हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि ये जो सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, हम इतने क्या बोलते हैं एपैथेटिक क्यों हैं इस गंभीर समस्या के प्रति। ठीक। शायद ये समाज ऐसे ही है, जातिवादी व्यवस्था ने समाज का निर्माण शायद इसी तरह से किया हुआ है। ठीक। तो चलिए हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और मैला ढोने की इस कुप्रथा पर प्रकाश डालते हैं कि देश में एक बड़ा वर्ग क्या बोलते हैं इस काम में संलग्न है, इस देश की मल मूत्र और गंदगी को ढोता है। और दुर्भाग्य है कि उस वर्ग के प्रति ना तो कोई सहानुभूति है, ना कोई संवेदनाएं हैं और ना ही उस वर्ग के लिए कोई केयरिंग एटीट्यूड है समाज का। इनफैक्ट एक उदासीनता है, एक बिल्कुल निर्भाव स्थिति है, जैसे ये लोग हमारे आसपास अस्तित्व में ही नहीं है। समाज ऐसे अनदेखा कर देता है इनकी मृत्यु को जैसे ये कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है। तो इस दुखद स्थिति को आज हम समझने की कोशिश करते हैं और इस पूरे मामले को देखेंगे, हम विश्लेषण पर लेंगे कि आखिर स्थितियां कितनी गंभीर हैं और कितनी दयनीय है। ठीक। चलिए, तो ये कुछ क्या बोलते हैं चित्र हैं जो आपको इस देश में मैला ढोने वाले लोगों की स्थितियों को
बता सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या स्थितियां हैं, क्या हालात हैं। ठीक, जिन हालात में बहुजन समाज से संबंधित लोग जो मेला ढोने का काम करते हैं, कुछ खास जाति के लोग वो रहते हैं, और इनका जीवन निरंतर खतरे में बना रहता है, क्योंकि सेप्टिक टैंक्स और इन सब में तमाम किस्म के हानिकारक तत्व और गैसें वगैरह रहती हैं, और जीवन हमेशा कभी भी खत्म होने की स्थितियां रह सकती। ठीक, ये कुछ बोलती तस्वीरें हैं। और मेला ढोने की इस कुप्रथा का सबसे दुर्दांत व्यवहार हमें दिखता है कि बड़े पैमाने पे महिलाओं को भी ये समाज मेला ढोने की प्रथा में संलग्न किए हुए। सिर्फ पुरुष ही नहीं दर्शकों, महिलाएं भी मल मूत्र साफ करने के इस काम में पुरुषों के बराबरी संलग्न दिखती हैं। और ये बड़ा दुखद है, मतलब किसी भी समाज के लिए बड़ा दुखद है कि वो अपनी समाज की महिलाओं से मेला ढोने जैसी कुप्रथा का पालन करवाता है। ठीक, देखिए, तो ये लोग हैं, देखिए ये स्थितियां हैं। देखिए महिला ये मेला ढोती हुई, और अभी भी ऊंची जात के लोग बड़ी तादाद में कहते हैं शुष्क लेटरिन अर्थात ड्राई लेटरिन्स का यूज करते हैं, और फिर पीछे निम्न जात के वाल्मीकि समाज के लोगों को ये शुष्क लेटरिन साफ करनी पड़ती है। ये जीवन की सच्चाई है। हम आंकड़ों के साथ इस मुद्दे पर आज अभी चर्चा करेंगे। ठीक, ये देखिए ये इस तरह से बनी रहती हैं, और ये साफ सफाई अभी भी निम्न जाति के लोगों को करनी पड़ती है, विशेषकर महिलाओं को इसमें बड़ी तादाद में संलग्न करके रखा हुआ। ये कुछ बच्चे हैं, और जातिवादी व्यवस्था के तहत ये निम्न जाति में पैदा हुए हैं, और उस जाति में पैदा हुए हैं जिस जाति के लोग आगे चलकर मेला ढोते हैं। तो ये बच्चे भी आगे चलकर मेला ढोने में संलग्न रहेंगे। आप समझ सकते हैं क्या खतरनाक स्थितियां हैं इस देश की। ठीक, कुछ बोलती तस्वीरें जो अपने आप में सारी कहानियां अपने आप में गढ़ती रहती हैं। ठीक, इस मेला ढोने की प्रक्रिया में दर्शकों बड़ी तादाद में लोग मरते भी रहते हैं। इस तरह की खबरें हमें आए दिन सुनाई देती रहती हैं, पर क्योंकि हम उदासीन हैं इन स्थितियों को लेकर, इसलिए ज़्यादा कोई चिंता व्यक्त कभी की नहीं जाती है। ठीक, हाँ ये और बात है कि कोई गोपाल मिश्रा अगर दंगा करते हुए हिंदू मुस्लिम दंगे में मर जाए, तो फिर हिंदू होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते छाती पीटनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये लोग जो समाज की गंदगी साफ करते हैं हिंदू मुस्लिम समाज की, इनके बारे में ना तो कोई चिंता है, ना कोई इनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए तैयार है। ठीक, आप इस बात को थोड़ा गहराई से समझिए। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी से एक बार कहा था कि मेरा कोई देश नहीं है। सच्चाई है, असलियत में अछूतों का कोई देश होता भी नहीं। अगर ये देश इन लोगों का होता तो निश्चित रूप से इनके साथ इतना अमानवीय व्यवहार जाति के आधार पर तो नहीं किया जा रहा होता। ठीक, तो ये पक्की बात है कि अछूतों का, अभागों का, निम्न जातियों का कोई देश नहीं होता है। आज भी ये उतना ही सही है जिस समय डॉक्टर अंबेडकर गांधी से ये बात कह रहे थे। वो बात आज भी समाज के एक बड़े वर्ग के लिए यथार्थ है। और आप देख सकते हैं क्या ये देश इनका है? अगर इनका देश है तो ये गटर में नालियां साफ कर रहे हैं और कोई इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहा। ऐसा क्यों भाई? किसी को इस देश में इनकी चिंता क्यों नहीं है? और फिर ये इनका देश है, और फिर ये हिंदू भी हैं। तो ये कैसा हिंदू धर्म है जिसे अपने ही समाज के सबसे कमजोर लोगों की कोई चिंता ही नहीं है? इनफैक्ट उनसे जाति के आधार पर ये निम्न स्तरीय काम करवाया जाता है, और उनके बच्चों को भी इसमें संलग्न कर दिया जाता है। फिर इनसे अपेक्षा की जाती है खुद को हिंदू कहें, और मुसलमानों के विरुद्ध सवर्णों को वोट भी करें, और उनकी सरकारें भी बन पाए। ठीक, ये कैसी अपेक्षाएं? ठीक, तो दर्शकों हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के कोड अर्थात मैनुअल स्कैवेंजिंग की, मेला ढोने की प्रथा की। बने रहिएगा, बेहद दर्दनाक और बेहद कष्टदारी है ये सुनना, जानना बहुत तकलीफदायक है। हाँ, आपके पास विकल्प है, समाज की तरह आपके पास भी विकल्प है। आप कहीं और जाकर क्या बोलते हैं, इतिहास के गड्ढे खोद सकते हैं। कौन ने किसकी मूर्तियां चुराई,
कौन किसके धर्म को उठा के ले गया, कौन चोटी जनेऊ पहनता है कि नहीं, ये सब में भी आप समय मतलब अपना काट सकते हैं। या फिर कहीं क्रिएटर है नहीं है, कौन भगवान है, सबकी बहस में भी फंस सकते हैं। लेकिन आप कल्पना करके देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, ये इस गटर के अंदर घुस के इस मैले को उठा रहा है, मलमूत्र को उठा रहा है, उसके किस काम की ये सारी बातें? वो क्या करेगा? किसने किसकी मूर्तियां उठाई, कौन जनेऊ पहनता है, कौन चुटिया डालता है, कौन इतिहास में किसे लूटता था नहीं लूटता था, किसने किसके धर्म को खत्म किया। आप अपेक्षा कर सकते हैं इस आदमी से कि इसे इस बात की कोई चिंता होगी? ठीक, आप इस बात की भी अपेक्षा कर सकते हैं, क्या ये लोग कभी इस बात की चिंता करते होंगे कोई क्रिएटर है नहीं है, इनके पास ये विलासिता है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि वाल्मीकि समाज के लोगों के ऊपर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि ये क्या बोलते हैं, हिंदुत्ववादी व्यवस्था के चंगुल में है। ठीक, आप जब आरोप लगाते हैं तो समाज की स्थिति भी देखिए थोड़ा। आरोप लगाना बेहद आसान है। ठीक, और अक्सर हम ये आरोप लगा देते हैं कि ये हमारे अम्बेडकराइट मूवमेंट में ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते और हिंदुत्ववादी व्यवस्था के चंगुल में रहते हैं। लेकिन आपको इनकी थोड़ी स्थिति भी देखनी पड़ेगी। ठीक, गटर में नाली साफ करने वाले समाज की स्थिति, थोड़ी मनोदशाएं और स्थितियां देखनी पड़ेंगी। मैं आपको इनकी शिक्षा के स्तर के बारे में बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि इनमें से ज़्यादातर लोगों को जो गटर में उतरकर मानवीय मलमूत्र साफ करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी नहीं पता। आप क्या ही अपेक्षा करेंगे इनसे आरक्षण, जातिवाद के विरुद्ध किसी आंदोलन की? और कोई आंदोलन इनके जीवन तक उतरा ही नहीं है। जातिवाद के विरुद्ध हमारा ये आंदोलन शायद हमारे जीवनों को छू गया, उसे परिवर्तित कर गया, पर ये लाखों की संख्या में लोग हैं जिनके जीवन से छू के भी नहीं गुजरा ये आंदोलन, उन्हें कुछ नहीं पता। फिर हम उनसे कैसे अपेक्षाएं करें कि हमारे इस आंदोलन में वो एक्टिव पार्टिसिपेट करें? मतलब अगर गटर में ही घुसना है और उन्हें इस आंदोलन के कोई लाभ भी नहीं हुए, तो फिर आप उनसे किसी किस्म की अपेक्षाएं कैसे कर सकते हैं? ये बेईमानी हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि भाई वाल्मीकि समाज के प्रति विशेषकर किसी भी किस्म के आरोप प्रत्यारोप लगाते समय हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। इनकी स्थितियां देखने की ज़रूरत है, इनकी मनोदशाएं देखने की ज़रूरत है, इनके हालातों को समझने की ज़रूरत है। मैं आपको आज उन्हीं से परिचित करवाने वाला हूँ। ठीक, कि जिस समाज पे हम आरोप लगाते हैं वो किस हालात में रहता है, और ये वो समाज है जिसके नाम पर आरक्षण का उपवर्गीकरण कर ऊपर रोटियां सेकी जा रही। ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये क्या आरक्षण का लाभ लेंगे, आप देख पा रहे हैं, या उस तक इनकी पहुंच भी है या नहीं है? आप थोड़ी स्थितियों को समझने की कोशिश करिए। तो बड़े गंभीर हालात हैं इस देश के, और बड़ी तादाद में लोग इस मैला ढोने की प्रक्रिया में संलग्न हैं। दुर्दांत स्थिति है कि बच्चों से लेकर महिलाएं तक जाति के नाम पर इस मैला ढोने की प्रथा में लगा दी जाती हैं, और इनके प्रति कोई चिंता किसी भी समाज में कहीं पर भी किसी स्तर पे नहीं दिखाई देती है। ठीक, चलिए तो देखते हैं ये पूरा मामला क्या है, इसे हम एक एक करके खोलते बने रहिएगा। शायद थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बड़ा हो जाए क्योंकि कुछ डेटा थोड़े बड़े हैं, और आज की स्ट्रीम में कई सारा जो डेटा है वो हमारे जो साथी हमें शेयर करते रहते हैं उनके द्वारा दिया गया है। और विशेषकर जैमी जी ने बहुत सारा डेटा इस क्या बोलते हैं स्ट्रीम को सफल बनाने के लिए दिया हुआ है। तो उनके सहयोग से भी कई डेटा मुझे प्राप्त हुए हैं, कई सर्वे मुझे प्राप्त हुए हैं, वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि उनमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो क्या बोलते हैं आप तक पहुंचनी चाहिए। ठीक, चलिए तो देखते हैं क्या है पूरा मामला, इससे हम थोड़ा सा मूल्यांकन पर लेने की कोशिश करते हैं। देखिए दर्शकों, महिलाएं भी गटर में उतरती हैं और नाली साफ करती हैं। शायद दुनिया में ऐसा बाकी जगह आपको देखने नहीं मिलेगा, सफाई कर्मचारी होते हैं, पर निम्नतर समाज, घटिया समाज अपने समाज की महिलाओं को इस स्तर के गंदे कामों में संलग्न करते हैं। पुरुष ये कर सकते हैं, ठीक, पुरुष ये कर सकते हैं, पर समाज में बेहद निम्न स्तरीय समाज महिलाओं से काम करवाते हैं,
और फिर महिलाओं पे आरोप है कि वो क्या बोलते हैं, मजबूत कठोर काम नहीं करती। वो भी गलतफहमी मैं आपकी दूर कर दूंगा कि मेला ढोने में बड़ी तादाद में महिलाएं संलग्न हैं, ठीक। और ये महिलाएं गटर में भी उतरती और इन्हें ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं, ठीक है। तो महिलाओं पर ये आरोप कि वो कठोर काम नहीं करती हैं, वो पुरुष ही करते हैं। आप जब अपने आसपास की सच्चाइयों को देखिए, गंदे से गंदे काम करने में महिलाओं को लगा दिया गया है क्योंकि वो महिलाएं हैं और वो उसका विरोध भी नहीं कर सकती, ठीक। तो ये हमारे समाज की दुर्दांत सच्चाइयां हमारे पास मौजूद हैं। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो देखिए दर्शकों, हमारे समाज में मेला ढोने की जो प्रथा है, ये परंपरागत प्रथा है, ऐतिहासिक प्रथा है, प्राचीन काल से समाज में मौजूद है। तमाम सारे धर्म ग्रंथों में इसकी उपस्थिति के प्रतीक चिन्ह हमें मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों से लेके बौद्ध ग्रंथों तक और बौद्ध ग्रंथों से लेके जैन ग्रंथों तक सभी जगह ऐसे समाज के वर्गों के उल्लेख हैं जो मेला ढोने का काम करते थे, ठीक। बाकायदा इसके धार्मिक प्रमाण हमें देखने को मिला करते हैं। मेला ढोने की ये प्रथा लंबे समय से समाज के कोड़ के रूप में पहचानी गई और फिर हम देखते हैं कि 1993 तक आते आते इसका विरोध होने लग गया और सरकार ने फिर मेला ढोने की प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया। तो 1993 1993 वो साल था जब हमारी इस देश की सरकार जागती है और मेला ढोने की इस कुप्रथा के विरुद्ध कानून बनाती है। 1993 के इस कानून को मैनुअल स्कैवेंजिंग का रोजगार और शुष्क शौचालय का निर्माण प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन अधिनियम कहा जाता है, ठीक। तो ये कह रहा है कि भाई मैनुअल स्कैवेंजिंग मेला ढोने के रोजगार पर प्रतिषेध है यानी प्रोहिबिशन है। शुष्क शौचालय ड्राई टॉयलेट्स नहीं बनाए जा सकते, इस पर प्रतिबंध है। पर ऐसा कुछ है नहीं, बड़ी तादाद में आज भी शुष्क यानी ड्राई टॉयलेट्स ऊंची जात के लोगों के घरों में पाए जाते हैं और निम्न जाति के लोग आज भी उन्हें साफ करने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये 1993 का अधिनियम है। फिर इस अधिनियम में 1913 में संशोधन किया गया और फिर इसका नाम मैनुअल स्कैवेंजिंग के रूप में रोजगार का निषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम 2013 क्या बोलते हैं कर दिया गया, ठीक। ये भी कर दिया गया। उसके बाद हम भी देखते हैं कि 2020 में फिर इसमें थोड़ा से परिवर्तन किए गए और इसका नाम फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग के रूप में रोजगार का निषेध और उसका पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन भी इसमें 2020 में जोड़ दिया गया। विधेयक में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को पूर्ण मशीनीकरण की बात 2020 तक आई। 2020 तक आते आते हमारा समाज, ये बेशरम समाज, निर्लज्ज और निम्न स्तरीय समाज 2020 में जाकर कहता है कि भाई मेला ढोने वाले लोगों के लिए हम कुछ मशीन वगैरह भी उपलब्ध कराएंगे, ठीक। उससे पहले तक मेला ढोने की इस प्रथा को लेकर कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं थे, कोई औपचारिक परिभाषा नहीं थी। कौन होंगे मेला ढोने वाले लोग, ये कैसे पहचाना जाए। तो 1993 में पहली बार परिभाषा हमारे सामने आती है। मेला ढोने वाले लोग कौन हैं? तो मैनुअल स्कैवेंजर का अर्थ है वह व्यक्ति जो मानव मल को हाथों से धोने के काम में लगा हुआ है या इसके लिए नियोजित है, और मैनुअल स्कैवेंजिंग अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। तो मानव मल को हाथों से ढोना या उस तरह के कामों में संलग्न लोगों को मैनुअल स्कैवेंजर अर्थात मेला ढोने वाले लोगों में गिना जाता है, ठीक है। 2013 में इस परिभाषा को संशोधित कर दिया गया और इसमें कुछ चालाकीपूर्ण शब्द जोड़ दिए गए ताकि एक बड़े वर्ग को मेला ढोने वाले वर्ग के रूप में पहचाना ही ना जा सके, जबकि वो मेला ढोते हैं, उससे जुड़े हुए कामों को करते हैं। तो 2013 में परिभाषा क्या हो गई, देखिए। मैनुअल स्कैवेंजर्स से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ से उसके बाद किसी समय किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण एजेंसी या ठेकेदार के द्वारा अस्वच्छ शौचालय या कि किसी खुले नाले या गड्ढे में जिसमें अस्वच्छ शौचालय के मानव मल का निपटारा किया जाता है, या रेलवे ट्रैक या ऐसे अन्य स्थानों पर परिसरों में जहां जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार देखिए अधिसूचित करती है। मानव मल को हाथ से साफ करने, ले जाने, निपटारा या अन्यथा किसी भी तरीके से संभालने के लिए लगाया या नियोजित किया गया है, इससे पहले कि मल ऐसे तरीके से पूरी तरह से विघटित हो जाए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग अभिव्यक्ति तदनुसार समझा जाएगा। इस तरह की एक बड़ी परिभाषा दी गई और इस परिभाषा के बारे में क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि 2013 में क्या किया गया कि परिभाषा में कई अन्य सफाई कर्मचारी जैसे फीकल स्लेज, हेडलर्स,
सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय क्लीनर, तूफान से पानी की नालियों की सफाई करने वाले कर्मचारी, अपशिष्ट यानी वेस्ट अलग करने वाले आदि को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे श्रमिकों को सीधे मलमूत्र को संभालने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन खराब कामकाजी परिस्थितियों के अलगाव की कमी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तूफान जैसे पानी प्रबंधन के साथ मलमूत्र प्रबंधन देख लीजिए की परंपरा संबद्धता के कारण ये संपर्क में आते हैं। कुल मिलाकर बात है कि ये 2013 में जो परिभाषा बनाई गई, उस परिभाषा में बड़ी चालाकी से कुछ ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया जो कि लगभग मैला ढोने वाले, यानी हाथ से मलमूत्र तो नहीं उठाते लेकिन उसके जैसा ही काम करते हैं, उन्हें छोड़ दिया गया। तो हमारे पास जो आज डेटा उपलब्ध है, कितने लोग मैला ढोते हैं, हाथ से मलमूत्र ढोते हैं, वो अधूरा है, क्योंकि कुछ और लोग भी हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं जो लगभग ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन सरकार परिभाषा ऐसी बनाती है कि उसमें कवर में नहीं आते हैं। तो 2013 में ये चालाकी कर दी गई है, फिर मशीनों का उपयोग किया जाएगा, ये सारी बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं। और ये आपको पता है 2020 में फिर इसमें पुनर्वास रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ परियोजनाएं भी जोड़ी गई हैं, सरकार ने बनाई भी हैं, पर कितना ही लाभ मिल पाता है वो एक अलग ही विषय हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, ये देख लीजिए, भारत ने 1993 में शुष्क शौचालय का निर्माण और ऐसे शुष्क शौचालय की सफाई के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स की नियुक्ति करना प्रतिबंधित कर दिया है। 2013 के बाद ड्राई टॉयलेट्स नहीं बनाई जा सकती, प्रतिबंधित है, पर मेरठ जैसे शहर में बड़ी तादाद में ब्राह्मण और ठाकुरों के यहाँ ड्राई टॉयलेट्स हैं। ड्राई टॉयलेट्स आप जानते होंगे, खुली टॉयलेट जिनमें पीछे से सूखा कर देते हैं और पीछे से फिर वो साफ करने के लिए कर्मचारी आते हैं। ठीक है, 2013 में सीवर, खाइयों, गड्ढों और सेप्टिक टैंकों में सीधी सफाई के लिए मानव श्रम के उपयोग पर प्रतिबंध को शामिल करने के लिए कानूनों को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी 2014 तक भी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में मैनुअल स्कैवेंजिंग की सूचनाएं मिलती हैं। 2021 के एनएचआरसी ने देखा कि राज्य के स्थानीय सरकारों के द्वारा दावा किया गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 1993 से 2021 के बीच सेप्टिक टैंकों में सफाई करने वाले 971 लोगों की मौत हो गई। ये सरकारी आंकड़े, जमीनी हकीकतें इससे कोसों दूर हैं। ठीक, ये ध्यान रखिए। भारत में मैला ढोने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। पवित्र ग्रंथों में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में कुछ विशिष्ट जातियों के द्वारा मैला ढोने की प्रथा सभ्यता के शुरू से ही चली आ रही है। ठीक है, नारदीय संहिता में दासों के 15 कर्तव्य में मैला ढोने के बारे में बताया गया है। बौद्ध और मौर्य काल में भी ये जारी रही है। तो दर्शकों देखिए, ये तो भारत में एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। आप सिंधु घाटी सभ्यता में भी जाएंगे तो वहां आपको सीवर और टॉयलेट मिल जाते हैं। अब कौन सा वर्ग समाज का ये सीवर और टॉयलेट साफ करता था ये हम कह नहीं सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि हर दौर में भारत में मैला ढोने के लिए किसी ना किसी वर्ग को संलग्न किया गया था। ठीक, अब ये ये और बात है कि जाति के आधार पर कुछ लोगों को ये काम करने के लिए बाध्य कब से किया गया, वो एक प्रश्नीय विषय हो सकता है। लेकिन हम इतना तो समझते हैं कि प्राचीन काल में ना तो समाज इतना विकसित था, ना उसका इतना बौद्धिक स्तर था कि वो समझे कि प्रत्येक इंसान की एक व्यक्तिगत जीवन की गरिमा होती है और किसी को भी निम्नतम काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आधुनिक काल के विचार हैं। प्राचीन और मध्यकाल में शायद समाज इतने बौद्धिक स्तर नहीं रखते थे, तो हम समझ सकते हैं कि एक बड़ा वर्ग होगा जिससे ये सब काम करवाए जाते होंगे, राजे रजवाड़े रहते होंगे और वो मैला ढोने के लिए समाज के एक वर्ग को संलग्न करते होंगे, ये समझा जा सकता है। ठीक, आगे देखिए, फिर पता चलता है कि देखिए मुगल काल में भी क्या बोलते हैं, मैला ढोने के लिए एक वर्गों को लगाया गया, पता चलता है। और ये भी बताया गया कि ये भंगी, चूहर, ये कुछ कबीले थे जिन्हें इस काम में संलग्न किया गया है। लाल बेगी, भंगी, ये सब शब्द, मेहतर जैसे शब्द भी यहाँ से हमें पता चलते। मैं इस ऐतिहासिक बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन है, कब है, किस काल में होते थे, नहीं होते थे। इतना तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि हर काल में कोई राजा बाबू तो नहीं जाते होंगे ना अपनी नाली साफ करने के लिए। समाज का कोई ना कोई वर्ग तो नाली साफ करता होगा, चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्यकाल हो। हर काल में किसी एक वर्ग को इस काम को करने के लिए बाध्य किया जाता होगा
और वही वर्ग आज जाति के रूप में हमारे समाज में शायद स्थापित होता हुआ दिखाई देता है। तो इतनी बुद्धि तो सब में है, और किसी को भी इतना नोवाइस तो नहीं होना चाहिए कि वो ये कहे कि भाई प्राचीन काल में नहीं होता था लेकिन मध्य काल में मुसलमानों ने शुरू कर दिया। ऐसी बचकानी बातों से हमें परहेज करना चाहिए। ना तो प्राचीन काल में इतना बौद्धिक स्तर था लोगों का, और ना ही मध्य काल में। निश्चित रूप से वो इंसानों से ये सब काम, वर्गों से इस काम को करवाते होंगे, और वही वर्ग आज हमारे देश में जाति के रूप में संगठित हो गए हैं, और उन्हें इस काम करने के लिए बाध्य हम जाति के आधार पर करते हैं। ठीक, आगे देखिए, भारत में मैनुअल स्केंजिंग के इतिहास के रूप में जाति व्यवस्था जुड़ी हुई है। न केवल शौचालय साफ सफाई, बल्कि भारत में सभी प्रकार की साफ सफाई की नौकरियां नीच मानी जाती हैं। अभिजात वर्ग में दलित समुदाय के सदस्यों को सबसे नीच और प्रदूषित काम सौंपे जाते हैं। सफाई की नौकरियों की जाति आधारित असाइनमेंट का पता हिंदू धर्म के उदय गुप्त काल के दौरान ब्राह्मणी व्यवस्था के पुनरुद्धार से लगाया जा सकता है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता था। श्रमिक आमतौर पर वाल्मीकिया, हेला या मेहतर उपजातियों के होते थे। दलित समुदाय के भीतर पदानुक्रम सबसे निचले स्तर पर होता था। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि भाई भारत में जो जातिवादी व्यवस्था है, उसमें जो सबसे निम्नतम लोग हैं उनसे इस काम करने के लिए बाध्य करवाया जाता था। मैला ढोना या गंदगी साफ करना समाज के निम्न जाति के लोगों के हिस्से में आया, और समाज के उच्च जाति वर्ग के लोगों में के हिस्से में मैला करना आया। ठीक, ये हमें दिखाई देता है। आगे देख लीजिए आंकड़े, और मैं थोड़ा सा बताता हूं मुद्दे की तरफ जाने से पहले कि हमारे पास डेटा क्या है। दर्शकों देखिए, अब मैला ढोने में कितने लोग संलग्न हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग में आज के हालात में कितने लोग संलग्न हैं, इसका कोई ऑफिशियल डेटा तो है नहीं। 2013 में मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद कोई ऑफिशियल डेटा हुए नहीं। सरकार ने कोई छोटे मोटे सर्वे करवाए हुए हैं, और ये भी 2013 के आंकड़ों के पहले के आधार पर हैं। तो हमें ये पता चलता है कि 2021 में भारत सरकार के मंत्री जो हैं एक सवाल के जवाब में ये बताते हैं कि 58,000 लोग मैला ढोने के काम में संलग्न हैं, और इसमें 97% दलित हैं। लेकिन जो मैला ढोने वाले आंदोलन का संगठन है, वो दावा करता है कि उसके पास रिकॉर्डेड आंकड़े 7,70,000 से अधिक लोगों के हैं जो मैला ढोने में सीधे तौर पर संलग्न हैं, और ये भी शहरी स्तर के हैं, ग्रामीण स्तर के तो काउंट में आते ही नहीं। तो आप अंदाजा लगाइए, मोटे मोटे तौर पर 10 से 15 लाख लोग तो सीधे तौर पर हाथों से मलमूत्र उठाने के काम में होते होंगे। हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ठीक, क्योंकि सरकार के पास कोई आंकड़े दिखाई नहीं देते। देखिए क्या स्थिति है कि DW की वेबसाइट बताती है कि भाई 58,000 लोग मैला ढोने में संलग्न है, 97% इसमें दलित हैं। ऐसा कहां से पता चला? तो ये केंद्र सरकार के आंकड़े, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ये जवाब दिया। संसद में एक प्रश्न पूछा गया था मनोज झा के द्वारा कि भाई मैला ढोने के काम में शामिल व्यक्तियों की जाति आधारित अलग अलग संख्या क्या है, आर्थिक प्रणाली में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए, और प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए सरकार प्रयास क्या कर रही है। प्रश्न पूछा गया, तो प्रश्न के जवाब में सरकार की तरफ से ये बोला गया, उनके मंत्री बताते हैं कि मैला ढोने की प्रथा 2013 के बाद प्रतिबंधित कर दी गई है, और इसके बावजूद मंत्रालय के द्वारा कराए गए सर्वे में सामने आया है कि अभी 58,098 लोग इसमें शामिल हैं। फिर ये भी पता चलता है कि भाई क्या बोलते हैं, कोई वास्तविक सर्वे तो उन्होंने 2013 के बाद, यानी कोई वास्तविक गणना मणना तो नहीं करवाई, मोटा मोटा सर्वे है, क्योंकि सरकार ने 2013 के बाद क्या बोलते हैं ऐसा कोई बड़ा कोई गणना बढ़ना तो नहीं करवाई हुई, ये केवल पुराने अनुमान है। ठीक, उसके बाद देखिए हमें पता चलता है कि इसमें से 97% मैनुअल स्केंजर दलित समाज के हैं। ये बताया जाता है कि इस 58,000 में से क्या बोलते हैं जाति की पहचान 43,797 लोगों की गई है, और उससे पता चलता है कि 97% मैनुअल स्केंजर अनुसूचित जाति के हैं, 421 अनुसूचित जनजाति के हैं, 431 पिछड़े वर्ग के हैं, और 351 वो अन्य वर्गों से आते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 97% लोग मैनुअल स्केंजर जो हैं अनुसूचित जाति के होते हैं, और बाकी के अनुसूचित जनजाति के, ओबीसी के हैं, और मात्र 351 कहीं क्या बोलते अन्य वर्गों से आते हैं। अन्य वर्गों में शायद आप मुसलमानों को शामिल कर लीजिए, या बेहद गरीब कुछ ईसाई वगैरह हों, बाकी हों, उन्हें शामिल कर सकते हैं। अन्य को सवर्णों के रूप में काउंट करना
मैं समझता हूं आपकी गलतफहमी हो जाएगी। ठीक, आगे देखिए, 2021 में इसी मंत्रालय ने ये सवाल के जवाब में ये कहा था कि मैनुअल स्कैनर की संख्या 58,098 मैनुअल स्कैनर की संख्या 2013 से पहले की है। 2013 में मैनुअल स्कैनर अधिनियम लागू होने के बाद इसे प्रतिबंधित गतिविधि में घोषित कर दिया गया। मंत्रालय ने कहा था कि अब देश में मैनुअल स्कैनर की गणना नहीं की जाती। तो भारत सरकार का मंत्रालय दो अवसरों पे अलग अलग जवाब देता है। वो ये कहता है एक अवसर पे कि 2013 के पहले के आंकड़े 58,098, वास्तव में उसके बाद इन्होंने कोई गणना नहीं की। और एक अवसर पर कहता है कि भाई 2013 के बाद ये प्रतिबंधित है और जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब से 58,098 मैनुअल स्कैनर्स हैं। लेकिन ये दावे सरकार के बाकी चीजों से मेल नहीं खाते, क्योंकि इनकी जो संस्था है, मैला ढोने की प्रथा पर काम करने वाली संस्था है, लेकिन मैला ढोने की प्रथा के अंत के लिए काम करने वाली संस्था सफाई कर्मचारी आंदोलन का दावा है कि देश में 26 लाख ड्राई लैट्रिन है। दर्शकों, आज भी देश में 26 लाख ड्राई लैट्रिन, सवर्ण शुष्क लैट्रिन, वो पुराने जमाने की। आप अंदाजा लगाइए कि हम कमोड के दौर में हैं, हम क्या बोलते हैं स्क्वेट के दौर में हैं, हम क्या बोलते हैं सीवर लाइन के दौर में हैं, अभी भी ड्राई लैट्रिन्स हैं। और वही उत्तर भारत और दक्षिण भारत सब जगह इस तरह की ड्राई लैट्रिन्स मिल जाती हैं, जहां धर्म के आधार पर कुछ लोग क्या बोलते हैं इसी तरह की ड्राई लैट्रिन्स का यूज करते हैं और मैला ढोने के काम में निम्न जाति के लोगों को मजबूरन संलग्न वहां पे किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा 36,176 मैनुअल स्कैवेंजर देश के रेलवे स्टेशनों पटरियों पर गिरी शौच को साफ करते हैं। तो ये जो कर्मचारियों की सफाई कर्मचारियों का आंदोलन करने वाली संस्था दावा करती है कि इस देश में 26 लाख ड्राई लैट्रिन्स हैं, 36,176 तो मैनुअल स्कैवेंजर यानी मैला ढोने वाले रेलवे की पटरी पर ही गिरे शौच को उठाते हैं। आप ये जानते हैं रेलवे की पटरी पर शौच, अब तो खैर रेलवे की कई ट्रेनों में क्या बोलते हैं आपके ग्रीन क्या बोलते हैं टॉयलेट्स लगा दिए गए हैं, पर सभी में नहीं लगे हुए। ठीक, बड़ी सारी टॉयलेट्स हैं जहां पर अभी भी परंपरागत टॉयलेट्स होते हैं। इसका ऑटो में चल रहा है ये पूरा प्रोसेस, लेकिन 36,176 लोग मैनुअल स्कैनिंग के काम में रेलवे की पटरी पर गिरे हुए मल मूत्र को उठाने का काम में लगे हुए हैं, अकेले 36,000। संस्था ये भी दावा करती है कि 7,70,000 लोग के करीब नालों और गटरों की सफाई में लगे या भेजे जाते हैं। सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते हैं, नालों में जहरीली गैसें होती हैं जिन्हें सूंघने की वजह से अक्सर सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है। संस्था के मुताबिक ये कुछ सालों का डेटा है, 1,760 लोग मर चुके हैं कुछ सालों में। यही बात बीबीसी हमें बताता है। इसी मामले में बीबीसी 2023 के आंकड़े के आधार पर हमें बताता है कि भाई कितने लोग हाथ से मैला ढोने के काम में लगे हैं। तो बोलता है कि 2021 में एक संघीय मंत्री ने संसद में बताया था कि सरकार ने सर्वेक्षण के माध्यम से देश में 58,098 मैला ढोने वाले लोगों की पहचान की है, लेकिन उनकी संस्था का ये भी कहा है कि वर्तमान में देश में हाथ से मैला ढोने वाले की प्रथा की कोई रिपोर्ट नहीं है। तो सरकार के पास कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, लेकिन सफाई कर्मचारियों का आंदोलन करने वाली संस्था ये कह रही है कि हाथ से मैला ढोने वाले की प्रथा खत्म करने के लिए काम करती है। वो ये कह रही है कि देश में 7,70,000 से अधिक लोग मैला ढोने के काम में यानी मल मूत्र को हाथ से उठाने के काम में लगे हुए। ठीक है। इसमें भी दुर्दांत सच्चाई है कि बड़ी तादाद में महिलाएं इस काम को कर रही हैं, बच्चे इस काम को कर रहे हैं। 13-13 साल के बच्चे बच्चियों को जाति के आधार पर, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से हैं, भंगी समाज से हैं और इस तरह की समाज से, मैतर समाज से आते हैं, उन्हें बचपन से ही मैला ढोने के काम में सफाई कर्मचारी के रूप में लगा दिया जाता है। ये दुर्दांत सच्चाई, ये आपके समाज का कोड है, गंदा स्वरूप है कि यहां बच्चे बड़ों के मल मूत्र को साफ करते हैं। ठीक, और क्योंकि ये निम्न जाति के हैं तो किसी को भी इसको लेकर संवेदनाएं उत्पन्न नहीं होती। ठीक, हाँ, सवर्ण का कोई गोपाल क्या बोलते हैं ये मिश्रा मर जाए तो आप देख लीजिए,
बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। दलितों के बच्चे मेला ढोते रहें तो कोई समस्या नहीं है, ना हिंदू धर्म खतरे में आता है, ना कोई तकलीफें होती। लेकिन कोई गोपाल मिश्रा मर जाए दंगा करते हुए तो हिंदू धर्म तुरंत ही खतरे में आ जाता है, और उसके गरीब बच्चों की चिंताएं सबको होने लगती हैं। बड़े मीडिया हेडलाइंस बन जाती हैं, बच्चों के और बीवियों के फोटो दिखा दिए जाते हैं, और ये समाज के निम्न वर्ग के लोग जिनके पति पत्नी मैला ढोते हुए किसी गटर सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस सूंघ के मर जाएं तो उन्हें कभी मुआवजे तक नहीं मिलते। ये दुर्दांत सच्चाई है। आगे देखिए। ठीक। हाँ, सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की एक रिपोर्ट एक सरकारी नियुक्त संगठन जो सफाई कर्मचारियों की स्थिति की निगरानी करता है, कहता है कि 1993 से 1920 के बीच 928 सीवर कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, जिनमें तमिलनाडु गुजरात राज्य में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। ये भी एक कम संख्या हो सकती है। अधिकांश प्रभावित कर्मचारी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, रखे जाते हैं, और इसीलिए वो रिकॉर्ड में नहीं आते। तो ये भी दिखा रही है, ये आंकड़े कम इसलिए हैं क्योंकि अब सरकार ठेका प्रथा चलाती है। जितना भी साफ सफाई का काम है ये ठेकेदारों को दे देते हैं, और ठेकेदार प्राइवेट निजी स्तर पर क्या बोलते हैं, निम्न जाति के लोगों को इस काम में लगा देते हैं, और वो जब मर जाते हैं तो फिर रिकॉर्ड में भी नहीं आता। इसलिए बड़ी तादाद में रहे हैं सफाई कर्मचारी, लेकिन सरकारी आंकड़ों में बस 928 ही बने हुए हैं 1993 से 2020 तक, जबकि हम जानते हैं कि स्थितियां जमीन पर बहुत खराब है। ठीक। आगे देखिए। एनसीएसके की रिपोर्ट में कहा गया कि परिणाम स्वरूप सीवर में होने वाली मौतों के आंकड़ों को संकलन करते समय राज्य प्रशासन के द्वारा इन मौतों पर कभी विचार नहीं किया जाता, इसलिए मौतों की रिपोर्ट नहीं की जाती है और मुआवजा भी नहीं दिया जाता। ठेके पे चला दीजिए। ठेकेदार ने ठेका ले लिया गटर साफ करने का, उसने उठाया एक निम्न जाति के भंगी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को गटर में उतार दिया। अगर वो मर गया तो वो ठेकेदार जाने, वो कर्मचारी जाने, आपस में देख लो, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो रिकॉर्ड भी नहीं बना, मुआवजा भी नहीं देना पड़ा, और कुछ भी नहीं देना पड़ा। ठीक। इस तरह से हम समाज के कमजोर वर्ग का भयानक रूप से शोषण कर रहे हैं, और बस उनका दुर्भाग्य ये है कि वो निम्न जाति में पैदा हुए। धर्म के द्वारा, हिंदू धर्म के द्वारा बनाई गई ये जातियां किसी के लिए अभिशाप हैं तो किसी के लिए वरदान है। ठीक। सौभाग्य से कुछ लोग ऊंची जाति में पैदा होते हैं, वो मंदिरों में बैठकर गप्पे हाँकते हैं और वो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हो जाते हैं, और दुर्भाग्य से कुछ लोग निम्न जाति में पैदा होते हैं, उन्हें मल मूत्र साफ करना पड़ता है। यही हिंदू धर्म है। ठीक। दुर्भाग्य और सौभाग्य के बीच की स्थितियां। सफाई कर्मचारी के आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक बेजवाड़ा विल्सन ने आरोप लगाया है कि सरकार में मैनुअल स्कैनिंग की सही संख्या गिनने की इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकारें गिनना ही नहीं चाहती, कौन गिनना चाहेगा। ठीक। वे कहते हैं कि सरकार ने पुलिस अधिकारियों बस्तियों में जाकर श्रमिकों की संख्या गिनने के लिए नियुक्त किया है, लेकिन बहुत से लोग कलंक के कारण खुद को मैनुअल स्कैनर के रूप में पहचान से बचते हैं, जिसके कारण गिनती कम हो जाती है। यह भी सही बात है, कौन अपने आप को इस निम्न जाति का बताना चाहेगा। भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रतिबंधित है, लेकिन ये प्रथा अभी भी आम है। कठोर जाति नियम और अन्य आजीविका विकल्प की कमी के कारण लोग इसमें लगने के लिए मजबूर हैं, ये बताया गया। ठीक। आगे देखिए। विल्सन का कहना है कि यदि कर्मचारी नौकरी छोड़ने की नौकरी छोड़ना भी चाहते हैं तो कलंक और जातिगत भेदभाव उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। वे कहते हैं कि इससे उनका सामाजिक पुनर्वास और भी कठिन हो जाता है, भले ही आजीविका के विकल्प साधन ढूंढ भी लेते हैं। तो विल्सन ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति निम्न जाति का है, वाल्मीकि है, भंगी है, मैतर है, वो अगर इस काम को छोड़ना भी चाहता है तो सामाजिक कलंक और जातिगत भेदभाव के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता। वो अगर इस काम को छोड़ के दूसरा काम करता भी है तो समाज उसे स्वीकारता नहीं। अगर वो दुकान खोलनी तो दुकान से समाज सामान नहीं खरीदता। अगर वो कोई और काम करते हैं तो समाज उन्हें नौकरी रोजगार नहीं देना चाहता, क्योंकि ये निम्न जाति के हैं। मजबूरन उनके पास एक ही तरीका है कि वो नाली ही साफ करते रहें और मलमूत्र ही उठाते रहें, क्योंकि वो अछूत है। ठीक। ये सामाजिक कलंक के कारण
उनके पास कोई विकल्प नहीं, उन्हें यही करना है, क्योंकि जातिगत भेदभाव, छुआछूत के कारण उनके पास और कोई जीवन अर्जन के माध्यम होते ही नहीं है। एक ही तरीका है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लें, आरक्षण से सरकारी नौकरी मिल जाए तो शायद जीवन उनका बेहतर हो सकता है। बाकी कोई उद्योग धंधा व्यवसाय वो करेंगे तो उनकी जाति आड़े आ जाएगी। ठीक है, ये बड़ी परेशानी। आगे देखिए, चलिए न्यूज लॉन्ड्री हमारे सामने क्या कह रही है, वो बताती है कि अंबेडकर जयंती पर उन्होंने आर्टिकल छपा होता, लिखते हैं कि कीचड़ में उतरने वाले युवाओं को संविधान निर्माता का नाम तक नहीं पता हुआ है। 2023 का आर्टिकल है कि कीचड़ में एक बच्चा उतरा हुआ है। अब इसे क्या पता होगा, ये ना कभी स्कूल गया, ना इसने पढ़ाई की, ना इसके घर वालों ने पढ़ाई की, ना वो कभी स्कूल गए। वो भी गटर में उतरकर मैला साफ करते थे, ये भी गटर में उतरकर मैला ढोता है। इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है, उन्होंने कैसे दो अछूतों के जीवन को परिवर्तित किया। इन तक हमारा समाज सुधार आंदोलन अभी पहुंचा नहीं, तो अभी बहुत काम करना बाकी है। ठीक, आगे देखिए, सैकड़ों सफाई कर्मचारी चढ़ चुके हैं मौत की भाट। अब देखिए कितने सारे लोग मरे हुए हैं, ये अंदाजा देखिए। गोपाल मिश्रा दंगा करते हुए मर जाता है, लेकिन नालियां साफ करते हुए लोग मरते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होता। ठीक, देखिए क्या है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में 352 सफाई कर्मचारियों की मौत जहरीली गैस से हो चुकी है। सबसे ज्यादा 52 मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। दिल्ली में 42 सफाई कर्मचारी मर गए। ये तब है जब दिल्ली सरकार ये दावा कर चुकी है कि उसके यहाँ कोई मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है, तब भी ये हालात हैं, आप अंदाज लगाइए। ठीक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के आंकड़े अलग तस्वीर पेश करते हैं। आयोग में 2020 में 3 सालों में देखिए 2017 में 18-19 का आंकड़ा जारी किया गया और आंकड़ों के मुताबिक 19 में 110, 2018 में 68, 2017 में 193 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है। केंद्र सरकार के आंकड़े 2017 में सिर्फ 93 और 2018 में 2, 2019 में 8 लोगों की मौत बताते हैं। यानी आंकड़ों की हेराफेरी चल रही है। न्यूज लॉन्ड्री कहता है कि आंकड़ों की हेराफेरी ये लोग कर रहे हैं, असलियत में बस वास्तविक आंकड़े दर्ज ही नहीं किए जाते। ठीक है, बीबीसी हमारे सामने एक रिपोर्ट रखता है और बड़ी मार्मिक रिपोर्ट रहती है। 2023 की रिपोर्ट है, 26 अक्टूबर की। बताते हैं कि मैनुअल स्कैनिंग करने वाले कर्मचारियों की अंतहीन दर्द के बारे में क्या बोलते हैं, बीबीसी इस रिपोर्ट को छापता है। क्या कहता है बीबीसी, देखिए उन महिलाओं की कुछ रिपोर्ट हैं, उन महिलाओं की उन कहानियां हैं, उनकी तकलीफें हैं, जिनके पति गटर में उतरते हुए डूब के मर गए या जहरीली गैस सूंघ के मर गए। दंगा करते हुए नहीं मरे, गोपाल मिश्रा की तरह किसी मुस्लिम के घर पे दंगा करके झंडा चढ़ाते हुए नहीं मरे, ना ही डीजे बजाते हुए गंदे धर्म विरोधी गाने गाते हुए मरे, इस समाज की गंदगी साफ करते हुए मरे। ठीक, क्या है पूरा मामला, देखिए क्या बताया जा रहा है। देखिए ये अंजना है और इनके पति सीवर की सफाई करते समय दम घुटने से मर गए थे। देखिए तो क्या बताते, पश्चिम भारतीय राज्य गुजरात में एक मंद रोशनी वाली झोपड़ी जहां पे अंजना अपने बच्चों के साथ रहती हैं, उनकी आंख भर आती है जब उस बारे में बात करती हैं। अंजना के पति उमेश बामनिया की मौत देखिए अप्रैल में उनके बेटे के जन्मदिन से 10 दिन पहले हो गई। एक बंद सीवर की सफाई करते समय हो गई थी। इस काम के लिए उन्हें 2000 रुपए मिलते। गुजरात की थराड़ा शहर में एक मेन होल में सीवेज में लिपटा हुआ उनका शव बरामद किया गया। वह सिर्फ 23 साल के थे। ठीक है दर्शकों, ये रोज की घटनाएं हैं हमारे देश में। भले ही आंकड़ों से हम आंकड़ों की बाजीगरी कर लें, इससे मुंह चुरा लें, और ऐसी 2-4 घटनाएं रोज पेपरों में छपी होती हैं। ठीक, ये बड़ी आम बात है और इतनी आम है कि ये हमारे क्या बोलते हैं जहन पर कोई क्या बोलते हैं किसी किस्म की गुरेज उत्पन्न नहीं करती है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक, ये खबरें ऐसी हैं जो हमारी जहन पे कोई
अपनी छाप छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि हम इसके आदी हैं। आगे देखिए, अपने पति जो कि परिवार में कमाने वाले अकेले थे, चले गए। अंजना बहुत दुखी हैं। वो पूछती हैं कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। इसी तरह की एक खबर यहां बताई गई कि तमिलनाडु की अनम्मा की एक कहानी भी इसमें छापी गई, जिसमें बताया गया कि उनके पति मोजेस 40 वर्ष के थे। सितंबर में चेन्नई में एक फैक्ट्री के सीवर में दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। अन्नम्मा को यह भी नहीं पता था कि उनके पति सीवर में साफ करते हैं। उन्हें यह बताया गया था कि उनके पति कैंटीन में मजदूरी का काम करते हैं। 2 छोटी लड़कियों की मां अन्नम्मा सदमे में है। पैसे आजीवन पर्यंत की बात तो छोड़िए, वो ये कहती हैं कि अपने बच्चों को वो कैसे बताएंगी कि उनके पिता की मौत सेप्टिक टैंक में मलमूत्र साफ करते हुए हो गई थी। आप कल्पना करिए, एक माँ अपने बच्चों को ये कैसे बताएगी कि उसका बाप गटर साफ करता था, मलमूत्र साफ करता था। ये अपने आप में बच्चों के लिए सुनना कितना निम्नकर होगा और उनके व्यक्तित्व पर ये कितना बुरा प्रभाव डालेगा कि वो ऐसे बाप के बेटे हैं जो गटर में उतर के मलमूत्र साफ करता है। ये कितना हॉरेबल होगा। ठीक, तो ये बड़ी चुनौती है मानवीय अपमान की। ठीक, उमेश और मूसा उन हजारों सफाई कर्मचारियों में से एक हैं जो निम्न जाति के समुदाय से आते हैं। सीवर में सेप्टिक टैंक, शौचालय, नालियों की हाथ से सफाई करते हैं। उन्हें व्यापक रूप से मैनुअल स्कैवेंजर माना जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इन शब्दों की कानूनी परिभाषा, जिसमें केवल वे लोग शामिल हैं जो अस्वच्छ शौचालय या रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर मानव मलमूत्र साफ करते हैं या संभालते हैं, बहुत संकीर्ण है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई ये परिभाषा अभी भी बहुत संकीर्ण है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके आसपास काम करते हैं, मानव मलमूत्र और गंदगी साफ करने का काम करते हैं, लेकिन वो काउंट ही नहीं होते। ठीक, ये देखिए, ये रत्नाबेन का कहना है कि उनके पति की मृत्यु के बाद उन्हें जो मुआवजा देने का वादा किया गया था वो आज तक नहीं मिला है। निम्न जाति के लोगों को मुआवजे नहीं मिलते, लेकिन गोपाल मिश्रा को, जो कि दंगा करते हुए मुसलमान के घर पे झंडा फहराते हुए मरा था, जो भी उसका नाम होगा, उसे जरूर सब कुछ मिलेगा। ठीक, क्योंकि वो ऊंची जात का है। नाली साफ करने वालों के लोग मर जाएं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, तो वो परेशान होते रहते हैं। ठीक, देखिए, हाथ से सर पर मैला ढोने की आधुनिक कला, आधुनिक गुलामी कहा जा सकता है। ये आधुनिक गुलामी जैसी है। महिलाएं बड़े पैमाने पे इस काम में संलग्न है। ठीक, आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, DW की साइट हमें बताती है कि मैला ढोने वालों की जान की कीमत कम क्यों है। 2022 का ये आर्टिकल है। ये बताता है कि दिल्ली के रोहड़ी इलाके में देखिए खबर आई कि 3 लोग सेप्टिक टैंक में गिरकर मर गए। उन्हें बचाने के लिए कूदा चौथा शख्स भी मर गया, उसकी भी जान चली गई। ये लिखते हैं कि भारत में इस खबर ने लोगों में कोई दिलचस्पी पैदा नहीं होती। भारत में ऐसा हो जाना बड़ी आम बात है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिलचस्पी नहीं है। 4 लोग गटर में कूद के मर गए। अभी एक दिल्ली की खबर थी कि गटर में उतरकर एक सफाई कर्मचारी काम कर रहा था और वो आधा उतरा हुआ था, ऊपर से एक कार वाले ने उसके ऊपर कार दौड़ा दी कि वो देख नहीं पाया था। ऐसे भी मर जाते हैं। ठीक, तो मैंने फिर कहा कि ये खबर जो होती है ना, ये हमारे जहन पर कोई दस्तक नहीं छोड़ती, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गोपाल मिश्रा मर जाए तो हमारी जहन पर बड़ी तकलीफें उभर कर सामने आती हैं, छाती पीटी जाती हैं, न्यूज चैनल पे बड़ी लंबी लंबी डिबेट्स आयोजित की जाती हैं। आखिर बामन का बच्चा मर कैसे गया, दलित का बच्चा मर गया, कोई परेशानी नहीं। ठीक, कहीं कोने में 2 लाइनें लिखकर बात खत्म कर दी जाती है। ठीक, आगे देखिए, 29 मार्च की कहानी भी ऐसी ही थी। सेप्टिक टैंक में गिरने वाले दरअसल इस बार महानगर टेलीकॉम नगर निगम के कर्मचारी थे। खुले गटर में झूल रही टेलीफोन की लाइन पर काम कर रहे थे। 3 कर्मचारी सीवेज में गिर गए और इन तीनों को बचाने के लिए एक ऑटो रिक्शा वाला भी गटर में छलांग लगा देता। 4 की मौत हो जाती। ये रोज की खबर है। 2022 को राजस्थान के बीकानेर में सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान 4 मजदूरों की जान चली गई।
लालचंद, चोरूलाल, कालूराम, किशन, ये चारों एक फैक्ट्री के 15 फीट गहरे गटर, सेप्टिक टैंक के गटर में उतरे हुए थे। ठीक, ऐसी खबरों के अंबार हैं। 2022 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक सार्वजनिक शौचालय सेप्टिक टैंक में दुर्गंध उठने लगी। 4 मजदूरों को लीकेज का पता लगाने के लिए टैंक में सफाई करने के लिए दी गई। इनमें से 3 टैंक में गिरकर मौत हो गई। ये देखिए, 2022 को महाराष्ट्र के पुणे में 3 मजदूर एक रिहायशी इमारत में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे थे। मजदूर बाहर नहीं आए तो बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी टैंक में गिरकर मर गया, उसका भी दम घुट गया। ये दर्शकों बड़ी रेकरिंग खबर है, आम खबरें हैं, इसमें कुछ नया पैटर्न नहीं है, ये रोज होने वाली खबरें हैं। रोज के अखबार में, कल के अखबार में भी आप ऐसी खबरें देख लेंगे और शायद कोई फर्क भी ना पड़े। ठीक, मतलब इंसानी पूरा व्यक्तित्व बड़ा अजीब होता है। जब कोई मिश्रा मरता है तो बड़ी प्रतिक्रिया होती है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। आप में से भी कई लोग आकर हिंदू मुस्लिम खतरे की बातें करते हैं। मतलब जब कोई हिंदू मुस्लिम आधार पे मरता है तो गंभीर प्रतिक्रिया होती है, लेकिन कोई दलित निम्न जाति का व्यक्ति गटर में नाली साफ करते हुए मर जाता है तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। शायद हमारी परवरिश इसी तरह से की गई, हमें इसी तरह से सोचना सिखाया गया है कि गटर में घुसकर मरना एक आम बात है, लेकिन धर्म के नाम पर मरना मतलब धर्म खतरे में है, हमें अलग प्रतिक्रियाएं करनी चाहिए। शायद ऐसा ही सिखाया जाता है। बड़ा अजीब है, बड़ा दुखद है, लेकिन समाज बेईमान है। द वायर कहता है कि ना कोई सम्मान, ना कोई अधिकार, लेकिन गंदगी हमेशा रहेगी। तस्वीरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग, 2019 का आर्टिकल है। और इसमें जो फोटोग्राफर है सुधाकर ओवले, वो कहते हैं कि हमारे सामने जो कुछ घटित हो रहा है उसके प्रति हम असंवेदनशील हैं। निश्चित रूप से ये सब हमारे सामने घटता है और हम बड़े असंवेदनशील रहते हैं। ठीक, देखिए, फोटोग्राफर सुधाकर ओल्वे कहते हैं कि हमारे सामने जो कुछ घट रहा है उसके प्रति हम असंवेदनशील हैं। इन्होंने इस मुद्दे पर एक बड़ी रिपोर्टिंग की हुई थी। क्या कहते हैं कि हमने जिन जगह का दौरा किया उनमें से एक महिला थी, वहां गांव की एक डिस्पेंसरी में शौचालय साफ करती थी। वह 10 साल से शौचालय साफ कर रही थी। उसे पारिश्रमिक के तौर पर 1 पैसा भी नहीं मिला था, तो फिर उसे क्या मिला हुआ था? एक रिपोर्ट है, एक खबर है, वो दर्ज करते हैं एक महिला की 10 साल से वो वहां पे डिस्पेंसरी में शौचालय साफ कर रही है, उसे पैसे के रूप में कुछ भी नहीं मिला। ये कोई एक खबर नहीं है, एक महिला की खबर नहीं। सफाई कर्मचारियों की ऐसी बड़ी लिस्ट हो सकती है जिन्हें पैसे वैसे नहीं मिलते, बस ये होता है कि लोग घर की रोटियां फेंक कर दे देते हैं, बच्चा को चखाना दे देते हैं, कपड़े लत्ते गंदे फटे पुराने दे देते हैं, बरसों बरस उन्हें पारिश्रमिक के रूप में कुछ नहीं मिलता। यहां पर तो डिस्पेंसरी में काम कर रही महिला की बात है। क्या है देखिए, तो उसे क्या मिला? कुछ नहीं। उसकी उम्मीद थी कि एक दिन कोई आएगा और उसके काम को पहचानेगा, उसके सारे पैसे बड़ी रकम के साथ दे देगा। एक नाली साफ करने वाली वाल्मीकि समाज की निम्न जाति की महिला 10 सालों से इस उम्मीद पर काम कर रही है कि सड़ी गली व्यवस्था में कोई तो आएगा जो उसके सारे पैसे 10 साल के एक साथ दे देगा। उसने कहा कि कम से कम ये तो है मेरे पास, अगर ये नहीं था तो मैं क्या करती। ये भी है कि वो करेगी क्या, जीवन कैसे चलेगा। जो थोड़ा बहुत है वही है, बासी रोटी, गंदा खाना, गंदे कपड़े, चलो ये तो है। अगर वो ये नहीं करेगी तो फिर उसके पास क्या रहने वाला है। ये समाज बाकी कुछ तो उसे करने की इजाजत देगा नहीं, क्योंकि वो निम्न जाति की है। ठीक, तो ये दुर्दांत सच्चाई है, बड़ी विचित्र है। ये हिंदू समाज का कोड है। और डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहें कि हिंदू समाज के बीमार लोग हैं जो पूरे समाज को बीमार कर रहे हैं। सच्चाई ये है। असलियत में इन्होंने पूरे समाज, पूरे देश को बीमार किया हुआ है। ठीक, उसके पास सिर्फ उम्मीद थी। वो कहते हैं कि हर कहानी के लिए, देखिए, हर कहानी के लिए हम हताश होते हैं। हमें नहीं पता कि यहाँ ये कहाँ जाएगी और इसका क्या होगा। हम बस ऐसे हम बस ऐसा करते रहते हैं। ठीक, ये महिला है,
इसकी कहानी इन्होंने कवर की हुई थी। ठीक, देखिए इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि बिहार के रोहतास जिले में मीना देवी निपटारे के लिए सूखा सीवेज की टोकरी ले जाती हैं। वे कहती हैं कि मेरी सास इस काम को करती थी और वे मर गई, उसके बाद इस काम को ये कर रही हैं। मीना देवी की ये कहानी है। परंपराओं से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मैला ढोने का काम कर रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है और 3-3 4-4 पीढ़ियों से लोग इस काम को कर रहे हैं। उनके जीवन में कुछ भी नहीं बदला। हमारे जीवन में हर 6 महीने में हमारे एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर बदल जाते हैं, पर निम्न जाति के मैला ढोने वाले वाल्मीकि, भंगी, मैतर समाज के लोगों के जीवन में 3-3 4-4 पीढ़ियों से कुछ भी नहीं बदलता। वही गटर, वही गंदगी, वही मानवीय मलमूत्र और कुछ भी नहीं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, एक और कहानी है ये महिला की जिसका पति पानी में डूब के मर गया। ये ममता देवी की एक कहानी है। देखिए, ममता वाल्मीकि 27 साल पहले अपने पति को सीवर में खो दिया था। उनका बेटा भी अब सफाई कर्मचारी का काम करता है। ये ममता वाल्मीकि की कहानी है। देखिए इसमें क्या हुआ था। देखिए, तो ममता वाल्मीकि सर्दी के मौसम में बिना दस्ताने, जूते और अमानगंज बस स्टैंड की जमीन साफ करती हैं। ममता को दया का पात्र कहा जाता है। उनके पति गोपाल वाल्मीकि की 1992 में एक सेप्टिक टैंक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जब हाथ से मैला ढोने वालों के द्वारा किए जाने वाले कामों को दंडनीय अपराध के रूप में मान्यता दी गई है, तो वे डूब गए, दी गई थी, नहीं दी गई थी तब जब ये उतर रहे थे। वे डूब गए जब एक सेप्टिक टैंक जिसे वे 6 फीट का गहरा मान रहे थे, वास्तव में 13 फीट गहरा निकला। ठीक, उनकी पत्नी को सफाई कर्मचारी की नौकरी दे दी गई, कोई मुआवजा नहीं दिया गया और उनका बेटा भी इस काम में संलग्न। तो मतलब ऐसे भी लोग मर जाते हैं। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके डीजे बजा के मुसलमानों के घर पे झंडा बदलते हुए मरते हैं, तो कुछ लोग बस ऐसे ही मर जाते हैं क्योंकि वो 6 फीट का गटर मान रहे थे जो कि 13 फीट का निकला और डूब के मर गए। उनकी मदद के लिए ना कोई सपोर्टिंग स्टाफ था, ना उनके पास कोई गैजेट्स थे, ना कपड़े थे, ना सुरक्षा उपकरण थे। बस ऐसे ही मर जाते। ना कोई कहानी, ना कोई गणना, किसी को चिंता नहीं हुई। बस ये मर गए क्योंकि ये निम्न जाति से संबंधित है। आगे देखिए, ओल्वे कहते हैं कि ये एक विरासत में मिला काम है। हम सभी अपराधी हैं। हमारे सामने जो कुछ हो रहा है उसके प्रति हम बेसुध हैं। बिल्कुल, इसमें हम सब शामिल हैं। ठीक, क्योंकि हम ये सब होता हुआ देख रहे हैं और कोई कुछ करना नहीं चाह रहा, कोई बात भी नहीं करना चाह रहा। ठीक, ऐसे मुद्दों पे लोग सुनना भी नहीं चाहते। इस समाज की दो दुर्दांत सच्चाई है, एक महिलाओं के मुद्दों पे और बिल्कुल निम्नतर समाज के वर्गों के मुद्दों पे कोई सुनना भी नहीं चाहता। ठीक, आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारी इस स्ट्रीम की वॉचिंग से भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, कोई ये बातें सुनना भी नहीं चाहता। हाँ, जातिवाद पे छाती पीटने के लिए जरूर खड़े हो जाएंगे, आरक्षण के वर्गीकरण के लिए नेता बनकर, ठेकेदार बन के सबसे आगे खड़े हो जाएंगे। ठीक, ज्ञान पेलने खड़े हो जाएंगे, मूर्ति मंदिरों की लड़ाई में सबसे आगे खड़े हो जाएंगे कि तुमने हमारी मूर्ति चुरा ली, तुमने हमने मंदिर चुरा लिए, और फिर खुद को विज्ञानवादी बताएंगे, तर्कवादी बताएंगे, हमारे धर्म में ज्यादा ज्ञान है, तुम्हारा धर्म खराब है। ये सब लड़ाइयों में सब सुनने तैयार हैं। हजारों लाखों की भीड़ तैयार है, सड़कों पे बाबाओं की यहाँ भीड़ तैयार है, स्ट्रीम्स पे वॉचिंग हजारों की है, लाखों की है। लेकिन वाल्मीकि समाज के निम्नतम लोगों से मुद्दों पर कोई चर्चा करने, सुनने से तैयार नहीं। ये एटीट्यूड है समाज का, जो दिखाता है कि समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और फिर ये जब वाल्मीकि समाज के लोग वोट नहीं देते, बीजेपी को वोट देते हैं, हिंदू धर्म में घुस जाते हैं, तो फिर यहाँ रोने आ जाते हैं। अरे भाई, क्यों आते हो रोने? जब तुम उनके मुद्दों पर सुनने तक की हिम्मत नहीं रखते, जहमत नहीं फरमाते, तो फिर इनसे उम्मीदें क्यों करते हो कि हिंदू धर्म छोड़ दें और तुम्हारे क्या बोलते हैं आरक्षण और जाति विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाएं? जब इतने बेईमान हो कि इनसे सपोर्ट चाहिए लेकिन इनके मुद्दों को सपोर्ट नहीं करना चाहते,
तो फिर किस बात की उम्मीद? और ना जमीन पे उतर के इन्हें शिक्षित करने का दायित्व कोई उठाना चाहते हो। इतनी देखिए पार्टियां बनी हुई हैं, बहुजनों की पार्टियां बनी हुई हैं, इतने संगठन बने हुए हैं, बड़े बड़े पैसे के लेन देन होते रहते हैं, बड़ी बड़ी वादे और दावे किए जाते रहते हैं, बड़ी राजनीति चलती है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। कहीं वाल्मीकि समाज के, मैतर समाज के, भंगी समाज के मुद्दों को नहीं उठाया जाता। आपने कभी इस तरह के लोगों को, ये जो फोटो में है, कहीं किसी निम्न जातियों के मंचों से नहीं देखा होगा, आपको नहीं दिखाई देंगे। असलियत में इनके हक अधिकारों की लड़ाई हो रही है और यही गायब होते हैं कि ये किसी मंच पे नहीं होते, कोई इनके बारे में बात नहीं करता। हाँ, जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन करना है, लड़ाइयां लड़नी है, सब कुछ करना है, इतिहास के गड्ढे खोदने हैं, मंदिर मूर्ति की लड़ाई में समाज को लगा देना है। बेटा, मंदिर मूर्ति की लड़ाई लड़ो। आप इस समाज पे दायित्व छोड़ने के चक्कर में हो कि तुम्हारी मंदिर मूर्ति की लड़ाई ये लड़ेगा जिसके मुद्दों पर तुम घरों से बाहर भी नहीं निकलना चाहते। तो असलियत में ये गलत नहीं है, गलती समाज के उस वर्ग की है जो इनके मुद्दों पे प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। ठीक है, ये जो बीच में खड़ा हुआ झाड़ू लिए व्यक्ति है, इसकी आंखें खराब हो गई नाली साफ, गटर साफ करते हुए गंदी गैसों से, और इसे अब देखना लगभग बंद हो चुका है। ठीक, ना इसके पास पैसे हैं इन चीजों का इलाज कराने के लिए, और व्यवस्था में कोई इनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, ये मरे हुए हाशिए पे मौजूद लोग, और ये वो चेहरे जो आपको किसी किस्म का भाव उत्पन्न करते हुए नहीं दिखाते। देख लीजिए आप। ठीक, अगर आपको इनके चेहरों पे कोई भाव दिख जाए तो बताइए। बस मृत्यु के भाव हैं, अस्तित्वहीनता के भाव हैं, और शायद ये लोग होते ही नहीं इस दुनिया में। ठीक, आप ये टी शर्ट देख रहे हैं इस लड़के की, महादेव लिखा हुआ है इस पे। ये टी शर्ट महादेव लिखी हुई, ये चिढ़ाती है जातिवादियों के विरुद्ध आंदोलन करने वालों को। बड़ी तकलीफ है ये हिंदू धर्म में क्यों घुसे हुए। ठीक, लेकिन इनके मुद्दों को सुध लेने की तकलीफ किसी को नहीं। कोई सड़क पे उतर के इनके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा दुखद है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रोज की कहानी है, इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आगे देखिए, लिखा हुआ है कि पूरा परिवार सफाई कर्मचारी का काम करता है। 1992 की दुर्घटना के बाद किरपाल की आंखों की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी है और उसे स्थायी संक्रमण हो गया है। ये फोटो सुधाकर ओल्वे के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करते समय लिया गया था। ये बीच वाला व्यक्ति की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, ये कोई अलग लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो आपके मेरे घरों के नीचे सुबह 4 बजे से झाड़ू साफ करते हैं और गटर साफ करते हैं। तीसरी दुनिया से आए लोग नहीं। और आप में से, हम में से कईयों के पूर्वज ये करते थे, बस हम लोग आजाद हो गए इसमें से। ठीक, तो ये अलग लोग नहीं है, ये वही लोग हैं। चलिए आगे देखिए, फिर द वायर यहां पे ये लिख रहा है कि नीचे रहना। जब लोग पुनर्वास के अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर एक महत्वपूर्ण कारक सामने आता है, उच्च जाति से प्रतिरोध, जो उन्हें आत्मसम्मान की इच्छा रखने के अपराध के लिए दंडित करता है। वायर ये कह रहा है कि जब ये वाल्मीकि समाज के, भंगी, मैतर समाज के लोग अपने पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन की कोशिश करते हैं, अपना काम छोड़कर कुछ और करना चाहते हैं, तो क्या आता है? उच्च जाति से प्रतिरोध, रिस्ट्रेन फ्रॉम अपर कास्ट पीपल। ठीक, ऊंची जात के लोग अब इन्हें दंडित करने के लिए सोच रखते हैं क्योंकि इन्होंने अपना परंपरागत काम, नाली साफ करना छोड़ दिया है। फिर इनके साथ एक कुचक्र चलता है, ये जो भी धंधा करते हैं वहां कह दिया जाता है, अरे ये भंगी है, चूड़ा है, चमार है, निम्न जाति का है, इसकी दुकान से सामान मत खरीदो, इसका छुआ भी मत लो, इसके ठेले से सब्जी मत खरीदो। ऐसे कर कर इनके लिए कोई काम उपलब्ध नहीं है वापस नाली साफ करने के अलावा। ठीक,
आगे देखिए, ऑलवे ने जिन परियोजनाओं के क्षेत्र का दौरा किया, वहां उन्हें कई ऐसे मामले देखे जहां लोगों ने पुनर्वास की कोशिश की, लेकिन वे इतनी विपन्नता की स्थिति में पहुंच गए कि उनके पास वापस लौटना पड़ा। ऑलवे ये भी कहते हैं कई लोगों ने अपना ये काम छोड़कर कुछ और करने की कोशिश की, लेकिन मामला ये हुआ कि उनकी हालत तो और बुरी हो गई। चलिए नाली साफ करते थे, खाने तो मिल जाता था, अब तो वो भी नहीं है। इनके सामान, दुकान, कोई कुछ खरीदने तैयार नहीं है, कोई कुछ और नौकरी देने तैयार नहीं है। ठीक, वापस नाली साफ करने पे आ गए, गटर साफ करने पे आ गए। यही तो है स्थिति। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में अमानगंज में सफाई कर्मचारी मंजू वाल्मीकि ने वाटर एड टीम को बताया कि भले ही हम यहाँ एक छोटी सी दुकान या चाय की दुकान खोलकर अपना जीवन बदलने की कोशिश करें, लेकिन यह काम नहीं करेगा। कोई भी हमारी दुकान पर नहीं आएगा क्योंकि हम वाल्मीकि हैं। वो कहते हैं कि हम वही करना चाहिए जो हमें करना चाहिए, यानी गंदगी साफ। ये अमानगंज मध्य प्रदेश में मंजू वाल्मीकि बता रही कि अगर वो कुछ और करने की कोशिश करेंगी या करती हैं तो कोई उनसे सामान खरीदने नहीं आता। ये सामाजिक बहिष्कार है, ये छुआछूत है, एक पूरे वर्ग के साथ खुलेआम किया जा रहा भेदभाव है। पूरा समाज मिलकर एक वर्ग के साथ ही भेदभाव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वही करते रहे जिसके लिए बने हुए हैं। इनकी जात है नाली साफ करना। ठीक, ये सब खुलेआम हो रहा है दर्शक, कोई नई चीज थोड़ी है। मैं ऐसा कुछ बता ही नहीं रहा जो हमारे आसपास, आपके आसपास नहीं होता। ये सब हमारे आसपास चल रहा है और आज भी चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। ठीक, चलिए ये देखिए, ये महिलाओं का झुंड है। ऐसी महिलाओं के झुंड उत्तर भारत के मध्य स्तर के शहरों में आए दिन सुबह के टाइम देखने को आपको मिल सकते हैं। सफाई कर्मचारी पर काम पर जाती हुई निम्न जात दलितों की महिलाएं ऐसे झुंड बनाकर नाली साफ करने जाती हुई आपको दिख जाएंगी, गटर साफ करती हुई आए दिन दिख जाएंगी। शायद अपनी कारों से, अपनी मोटरसाइकिलों से, अपने वाहनों से इन्हें देखकर आपके मन में कोई प्रतिक्रिया ना होती हो, ऐसा हो सकता है। ठीक, आगे देखिए। देखिए, अमानगंज के वार्ड 4 में पटना मोहल्ला में लगभग 1/4 निवासी शुष्क शौचालय का उपयोग करते हैं, जिनमें से ज्यादातर ठाकुर और पंडित जाति के लोग, वाल्मीकि जाति के लोगों से उन्हें साफ करवाया जाता है। छवि ली है सुधाकर ओल्वे ने। ये देखिए, पटना के एक जगह की बात हो रही है जो ठाकुरों को और ब्राह्मणों का मोहल्ला है। आज भी वो ड्राई टॉयलेट्स का यूज कर रहे हैं और सफाई के लिए ये महिलाएं वहां पर जा रही। ये अजीब है। और ये ऐसा करते क्यों? मतलब ड्राई टॉयलेट्स आज भी यूज क्यों कर रही है? तो इसका कारण आपको धर्म मिलेगा। ठीक, ये आप जानते हैं। घरों में टॉयलेट नहीं बनवाना, ये सब अभी भी धार्मिक कुप्रथाओं में कई समाज का बड़ा वर्ग फंसा हुआ है। आगे देखिए, मुकेश देवी ने 25 साल पहले शुष्क शौचालय और नालियों को साफ करना शुरू किया जब उनका सांस कमजोर हो गई, इस काम को नहीं कर पाती थी। वाटरेट के अनुसार वे अपने चेहरे और बाल को दुपट्टे से ढककर अपने नंगे हाथों से शौचालय साफ करती हैं और घर की मालकिन से पानी छोड़ने के लिए कहती हैं ताकि सीवेज घर के बाहर खुले में नाले में बह जाए। वहां से वे झाड़ू और साइकिल, देखिए, मड गार्ड की मदद से सीवेज को साफ करती हैं। ओल्वे कहते हैं कि मेरठ में इस तरह के खुले नाले वाले शौचालयों की भरमार है। ये वही मेरठ है जो खुद को हिंदूवादी कहने की बड़ी कोशिश करता है। बड़ा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार चलता है। ठीक, गटर नाली ये अभी भी निम्न जाति के लोगों से साफ करवा रहे हैं जाति के आधार में। वो कहते हैं कि पुनर्निर्माण भी अद्भुत है। शौचालय में टाइल्स और 4 दीवारी हैं, एक में तो कमोड भी है, लेकिन वे सीधे खुली नालियों के ऊपर बने हैं और उन्हीं लोगों को मलमूत्र ढोना पड़ता है जो शुष्क शौचालय में काम करते थे। अब ये भी अजीब हो गया, नए शौचालय बन गए, नए टॉयलेट्स बन गए, पर हैं तो नालियों के ऊपर और मलमूत्र तो वही लोग साफ कर रहे हैं जिनके लिए कानून है कि उनसे मलमूत्र शुष्क शौचालय से साफ नहीं करवाया जाएगा, कर वही रहे। ठीक है, मल को जिस क्षेत्र में जमा किया जाता है वहां से हटाने का कार्य पहले की तरह उन्हीं श्रमिकों पर
छोड़ दिया गया है। ठीक, ये देखिए ये महिला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये इस तरह से मलमूत्र साफ करती है, ये तो दिखता रहता है। ठीक, ये मुकेश देवी हैं, 10 घरों की नालियों की सफाई करती हैं, 2,000 रुपए महीने कमाती हैं, 5 बच्चे और 2 पोते पोतियां हैं, इनके बारे में बताया गया। ठीक, इस गंदगी के बदले 2,000 रुपए महीने मिलते हैं 10 घरों की। ठीक, आगे देखिए प्रणाली और अशक्तिकरण। ये सिर्फ सामाजिक मानदंड ही नहीं है जो ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यवस्था स्थिर बनी रहे, लोगों को सशक्त बनाने के लिए मौजूद व्यवस्था का भी उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। कई जिलों में टीम ने पाया कि हाथ से मैला उठाने वालों को सफाई गिरी के रूप में प्रमाणित किया गया है, जिससे उनके पुनर्वास मुआवजे के अधिकार को छीन लिया जाए। सरकारी तंत्र का एक और बड़ा षड्यंत्र है दर्शकों, कि जो मैला ढोने वाले लोग हैं उन्हें मैला ढोने वाले कर्मचारियों की जगह अब सफाई कर्मचारी के रूप में प्रमाण पत्र दे दिए गए, सफाई गिरी के रूप में। अब वो मैला ढोने वाले में काउंट नहीं होते और सरकार को अब इनके पुनर्वास और मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। इस तरह की चालाकियां भी आपको देखने को मिल जाती, ये भी है, चल रहा है। ये देखिए डोम जाति के लोग हैं, ये मैला ढोने का काम करते हैं, और कुछ साल पहले इनके घरों में आग लगा दी गई थी, इनके मवेशी वगैरह जल के मर गए थे। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि दलितों के घरों में आग लगाना इस देश में बड़ी आम परंपरा है, और ये कोई मुगल नहीं आता, कोई अंग्रेज नहीं आता, इसी देश के सवर्ण इनके घरों में आग लगाते हैं इनकी औकात दिखाने के लिए। ठीक, ये बड़ी आम परंपरा है। और ये दलित रात में इस डर के साथ सोते हैं कि कोई रात में इनके घरों में आग ना लगा जाए और इनके बच्चों को जला के ना मार जाए। और ये एक बड़ा कारण है कि विरोध प्रतिरोध नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें ऐसा करने के परिणाम पता है। ठीक, चाहे बिहार की घटना हो या चाहे हाल ही में दक्षिण भारत में अभी 100 लोगों को दलितों के घरों में आग लगाने की एवज में सजा दी गई है बरसों बाद। आप ऐसे उदाहरण आज भी देख सकते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देख लीजिए, यहां पे ये लिखा हुआ है कि गणना के अभाव में सुनिश्चित करने में एक अघोषित प्राथमिकता है कि राज्य की जवाबदेही के ऊपर रखा जाए। जिस पद्धति से मैनुअल स्कैवेंजर की गणना के लिए सर्वेक्षण किया जाता है वह भी दोषपूर्ण है। अब देखिए इनकी गणना की पद्धति सरकार ने कैसे बनाई है। देखिए, एक शिविर आयोजित किया जाता है जहां मैनुअल स्कैवेंजर के साथ काम करने वाले लोगों को स्वेच्छा से आकर खुद को पंजीकृत कराने की अपेक्षा की जाती। तो इनकी गणना की विधि भी ऐसी है कि भैया जो लोग खुद को मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रजिस्टर कराना चाहते हैं वो एक शिविर में आए और खुद रजिस्टर करवाएं। इनके घरों पर अधिकारी नहीं जाते इनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये भी देख लीजिए, ये अक्सर बहुत दूर होते हैं, यानी ऐसे शिविर बहुत दूर होते हैं, लोगों को पूरे गांव के सामने घंटों पैदल चलकर आना पड़ता है ताकि वे आकर अपना पंजीयन करा सकें। ये सार्वजनिक अपमान है। उनका कहना है कि समुदाय के किसी भी व्यक्ति के घर या समुदाय में कभी भी कोई अधिकारी नहीं आया जिससे सांख्यिकी वैधता की संभावना खत्म हो जाती। तो जहां पर भी जिन राज्यों में पंजीयन की प्रक्रिया चलती है वहां का एक उदाहरण दिया जा रहा है कि कहीं पर अगर सफाई कर्मचारी या मैनुअल स्कैवेंजर के रिकॉर्ड रखने के प्रयास भी किए जाते हैं तो वहां एक ट्रिक अपनाई जाती है कि शिविर आयोजित कर लिया जाता है, फिर इनसे कहा जाता है आकर तुम रजिस्ट्रेशन कराओ कि तुम मैनुअल स्कैवेंजर। अब पूरे गांव के सामने आकर इन्हें खुद को ये बताना पड़ता है कि भैया हम नीची जात के हैं, मैनुअल स्कैवेंजर हैं, ये काम हम करते हैं। अपमानित होना पड़ता है और ये खेल भी यहाँ पर खेला जाता है, और ताकि लोग ना आए और खुद को मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रजिस्टर ना कराएं। ये है, वैसा नहीं होता जैसे अमीरों के घरों में अधिकारी कर्मचारी आते हैं जनगणना करते हैं, ऐसा नहीं होता। इन्हें खुद जाना पड़ता है इस अपमान के साथ। ठीक, ऐसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कहीं कहीं चलती है। ठीक, ये देखिए डोम जाति के, निम्न जाति के रोहतास जिले में डोम समुदाय का एक घर है। 40 पुरुष और महिलाएं मैला ढोने का काम छोड़ने के लिए कहा गया था 1 मास से। ये सब बताया, सरकार की योजना के तहत कहा गया था। ये बच्चे हैं जिनके जीवन में जातिवाद ने
ये सुनिश्चित कर दिया है कि बड़े होकर मेला ढोने का काम करेंगे, स्कूलों में नहीं जाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, मेला ढोने का ही काम इनकी नियति बना दी गई है। जातिवाद ने, जिस जातिवाद को इस देश के उच्च वर्ण के लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक, अब मैं समझता हूं आप समझ पाए होंगे जातिवाद कितना खतरनाक है। पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से इन यही काम करने के लिए बाध्य किया गया है और इसी व्यवस्था को हम जातिवाद कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें यह भी लिखा है कि यहाँ कुछ लोग तो यहाँ ऐसे कुछ लोग तो ये नहीं जानते कि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर कौन थे। ये जानने के बाबा साहब कौन थे इसका मतलब है कि आप पूछ सकते हैं कि इनके पास कोई अधिकार भी है कि नहीं। ये बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, कई पीढ़ियों से इन्हें कुछ भी नहीं पता। इन्हें ये बड़ा वर्ग है जो अ, ये जो जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर का है उससे अछूता है। ठीक, अधिक जानकारियां नहीं, इन तक कभी ये आंदोलन पहुंचा ही नहीं। ये एक बच्ची है, देखिए, निम्न जाति की बच्ची है, विधि इसका नाम है। उच्च जाति के सहपाठियों ने कक्षा में उसे बात ना करने के लिए कहा है क्योंकि वो वाल्मीकि समाज की ये बच्ची है, ये पढ़ती है स्कूल में। ऊंची जात के लोग इसके बात नहीं करते क्योंकि ये वाल्मीकि समाज की बच्ची है। वाल्मीकि समाज के हर दूसरे बच्चे की यही कहानी है कि स्कूलों में उन्हें पीछे बिठाया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है और बाकी बच्चे उनसे बात नहीं करते। ठीक, और ये बच्ची आगे चलकर दर्जी बनना चाहती है। तो आप अंदाज लगाइए कि मतलब इन वाल्मीकि समाज के लोगों को हमारे सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण महोदय कलेक्टर एसपी बनाने के लिए आरक्षण बांट रहे हैं और ये बेचारे दर्जी बनने तक का सपना देख रहे हैं क्योंकि उससे ऊपर तक की सोच, हैसियत इनकी है नहीं है। ठीक, ये देखिए, और ये दर्जी बनना चाहती हैं, विधि दर्जी बनना चाहती। ठीक, ये स्थिति। आगे ओलिवर लिखते हैं कि भाई अपने उसमें कि कुछ भी नहीं बदला है। दशकों से मेला ढोने की दुर्दशा को कवर करने के बाद वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, जो जैसा था सदियों से इनके लिए तो वैसा ही है। ठीक, ये अच्छे से, अब आपके हमारे लिए शायद एंड्रॉयड के कई वर्जन अगले 6 महीने में बदल जाएंगे और सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, कई टेक्नोलॉजी आ जाएंगी और आपके हमारे जीवन के तौर तरीके अगले साल भर में बदल जाएंगे। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोग, मैतर, भंगी, चूड़ा, इनके जीवन में हजार हजार सालों से कुछ भी नहीं बदला, वही है जो जैसे ये रहते थे। ठीक, आगे देखिए, डीएनए के क्या बोलते हैं, एक उसमें बताया गया कि देखिए ये 2017 का एक आर्टिकल है, बता के मैनुअल स्कैंजर गंदे लालों में घुट रही हैं जिंदगियां। इसमें ये बताया गया पूरे देश में हादसा मेले ढोने पर प्रतिबंध के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी अकेले दिल्ली में 250 लोग बिना किसी सुरक्षा के सीवर साफ करने के लिए मजबूर हैं। 3 लोगों की मौत के संदर्भ में ये रिपोर्ट इस समय छापी हुई थी। अकेले दिल्ली में ही है और ये आंकड़ा बहुत छोटा होगा, सरकारी है, बाकी निजी तौर पर जो काम कर रहे होंगे वो तो बहुत सारे होंगे। ठीक, तो ये कुछ कहानियां हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके। न्यूज लॉन्ड्री कहता है कि भाई अंबेडकर जयंती के उपलब्ध पर न्यूज लॉन्ड्री लिखता है कि अंबेडकर जयंती पर के कीचड़ में उतरे युवाओं को संविधान निर्माता का नाम तक नहीं पता है। ठीक, ये यहाँ पे देखिए कीचड़ में ये बच्चा उतरा हुआ है, इसकी तस्वीर मैंने भी दिखाई, पहले भी दिखाई थी, और इसे नहीं पता कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है। इस तक विकास के तत्व, आंदोलन के तत्व, परिवर्तन के तत्व अभी नहीं पहुंचे। ठीक, क्योंकि जातिवादी व्यवस्था इसके जीवन में सुधार को रोकती है। ठीक, द प्रिंट लिखता है कि भाई इनकार को विचार विमर्श में बदलना मैनुअल स्कैंजिंग का मामला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हास्य मेला ढोने की प्रथा को शर्मनाक बताया था, लेकिन भारत में अभी भी इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। 2022 का आर्टिकल है, भवानी शराफ और सिद्धार्थ वर्मा का आर्टिकल है, बड़ा डिटेल आर्टिकल है, बातें बहुत हैं लेकिन ढाक के 3 पात हैं, सिर्फ बातें ही हैं। कई हजार साल से इनके जीवन में कुछ भी नहीं बदला है।
वही मल है, वही मूत्र है, और वही इन्हें साफ करना है, जिसके बदले में बहुत छोटा सा पैसा इन्हें मिलता है ताकि ये निम्न जाति के ही बने रहें। ठीक, ये कटु सच्चाई। ठीक, दुर्दांत है, कटु है, शर्मनाक है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हिंदू धर्म की जातिवाद का कोड है, बैला ढोने की प्रथा। ठीक, हिंदू भाग नहीं सकते इससे। ठीक, कुछ भी कर ले, वो कितना भी हिंदू मुस्लिम कर ले, कितना भी यहां आकर मुसलमानों का खतरा बता ले, वो भाग नहीं सकते। कई बार लोग आकर ये बातें करते हैं कि अरे ये मुस्लिम खतरा है, और आप तो बड़े लिबरल माहौल में रह रहे हैं, अगर मुसलमान शासक होते तो आपका क्या होता। पाकिस्तान में देख लीजिए, ईरान इराक में देख लीजिए, तमाम सारी जगह के उदाहरण देते हैं। भाई क्या होता, 7,70,000 से ऊपर लोग गटर में मलमूत्र साफ कर रहे हैं और आगे भी करते रहते, क्या फर्क पड़ जाएगा। मुसलमान इससे ज्यादा और क्या करवा लेंगे भाई, मलमूत्र से ज्यादा और क्या गंदा काम करवा लेंगे वो। तो कोई शासक बन जाए, इनके जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला। समाज का एक बड़ा वर्ग है जिसके जीवन में किसी के शासक बनने से कुछ नहीं बदलने वाला। तो इनसे तो अपेक्षा ही ना करें कि आपके हिंदू मुस्लिम से इनके जीवन में कुछ बदलेगा। जब हिंदू शासक हैं तब भी यही कर रहे हैं, मुस्लिम शासक होंगे तब भी इन्हें यही करना होगा। इससे ज्यादा वो और क्या करवा लेंगे, और इतने निम्नतम काम और क्या करवाया जा सकता। ठीक, तो ये सच्चाइयां हैं देश की, समाज की सच्चाइयां। समाज का एक बड़ा वर्ग है, ऊंची जात का वर्ग है, जो सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम ताम झाम इन सब में फंसा हुआ है, और उसके जीवन में सुविधाएं हैं कि वो सारी बातें कर सके। समाज का निम्न जाति का वर्ग है, उसके पास ये विलासिता सुविधा है नहीं, और वो आज भी गुलाम का गुलाम है। निम्न जाति के लोग सवर्णों के गुलाम है। ठीक, और सवर्णों को मुसलमानों से खतरा। तो कौन किसकी लड़ाई लड़े, या कौन को किसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक, तो सबको अपने अपने संघर्षों को खुद तय करना चाहिए, तभी फायदे होने वाले। ठीक, दर्शकों, मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके महिलाओं की स्थिति क्या है, इसको लेकर एक रिपोर्ट है। 2018 में एक बड़ा सर्वे किया गया था 4 राज्यों में, और उसके बाद 2020 में इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। उस पर भी मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा। वो तो और आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है, उसमें तो बड़े खतरनाक किस्म का डेटा हमारे पास उपलब्ध है, क्या बोलते हैं, मैला ढोने को लेकर। ठीक, चलिए तो इससे और हम शेयर करते हैं और इससे देखते हैं कि इसमें क्या बातें बताई जा रही हैं मैला ढोने वाले समाज की महिलाओं के संदर्भ में। ठीक, देखिए मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। चलिए तो देखिए, ये एक रिपोर्ट है, तैयार की गई थी कुछ राज्यों में, कुछ सीमित दायरे में उन महिलाओं पर अध्ययन किए गए जो मैला ढोने का काम करती हैं, और स्टेटस ऑफ वुमेन इंगेज इन मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये इस रिपोर्ट का शीर्षक है। 2018 में ये सर्वे किया गया था, 2020 में ये रिपोर्ट छापी गई है। ये रिपोर्ट हमारे सामने क्या बताती है, इसमें कई सारी संस्थाएं इसमें शामिल हैं जो इससे संबंधित हैं, काम करती हैं। देख लीजिए, सेंटर फॉर इक्वलिटी स्टडीज ये शामिल है, द प्रोजेक्ट ऑफ, देखिए, फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन, सफाई कर्मचारी आंदोलन और वाटर एड, इतने संगठनों ने मिलकर ये सर्वे करवाया हुआ था। और ये सर्वे क्या कह रहा है, थोड़ा हम देख लेते हैं कि मैला ढोना यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हैं, पीड़ित हैं। यहाँ जातिवाद तो है ही है, पर यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पर भी काम करती है, और यहाँ पर भी महिलाओं को बड़े पैमाने पे निम्नतम काम करवाए जाते हैं और इन्हें झोंक दिया जाता है। ठीक, ये भी देखिए, वो भी यहाँ पे दिखता है हमें। ठीक, ये देखिए, ये स्टेटस ऑफ वुमेन एंगेज इन मैनुअल स्कैवेंजिंग 2018-2020 में ये आया है। सुधाकर ओवेल, उनके जो फोटोग्राफी है जिन पर हमने पहले भी बात की थी, उनके एक आर्टिकल से, उसी से ये सब लिया गया है। क्या है देखिए, इसका एक समरी दिया गया है। इसमें बताया गया है कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, झारखंड के राज्यों में इन्होंने ये सर्वे आयोजित किया था, जिसमें
मैनुअल स्कैवेंजिंग अर्थ से संबंधित ड्राई लेटरिन वगैरह साफ करने वाले में महिलाओं की क्या स्थिति है, उसका अध्ययन इन्होंने किया गया। इसका समरी क्या है? समरी में बताया गया नंबर ऑफ ड्राई लेटरिन्स यानी 2505 ड्राई लेटरिन्स पे इन्होंने सर्वे किया। वुमेन सफाई कर्मचारी जो इसमें लगी हुई हैं वो हैं 1172, यानी 2505 लेटरिन में 1172 सफाई कर्मचारी में महिलाएं साफ करती हैं। उसके बाद देखिए वुमेन सफाई कर्मचारी इंगेज इन देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग ड्राई लेटरिन प्लस ओपन ड्रेनेज 11,339 हैं। उसके बाद मैन सफाई कर्मचारी कितने हैं? तो 514 हैं। देख लीजिए, मतलब सॉरी 11,000 बोल रहा हूं मैं, 1172 हैं। 2,500 लेटरिन्स में लगभग 1172 महिलाएं हैं ड्राई लेटरिन्स में, और ड्राई लेटरिन प्लस ओपन लेटरिन में 1139 हैं। और मैन यानी पुरुष सफाई कर्मचारी कितने? 514 पुरुष सफाई कर्मचारी हैं। यहाँ पे इंगेज में थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके सामने, ठीक। परसेंट ऑफ वुमेन, प्रतिशत वुमेन ड्राई लेटरिन में कितनी है सफाई करने वाली? 92%। तो 4 राज्यों के कुछ महिलाओं के जो डेटा उन्होंने लिए हुए हैं उससे पता चला कि ड्राई लेटरिन को साफ करने में 92% महिलाएं शामिल हैं पुरुषों की तुलना में। महिलाओं से ज्यादा काम करवाया जा रहा है, ठीक। परसेंट ऑफ वुमेन हु रिपोर्टेड फीलिंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन कास्ट 85% महिलाओं ने कहा कि जाति के आधार पे उनके साथ ये भेदभाव किया जाता है। वुमेन हु फेस वायलेंस फ्रॉम फैमिली एंड पीपल ऑफ अदर कास्ट 429 महिलाएं ऐसी थी जिनके साथ हिंसा भी हुई है जाति के आधार पर। यह भी बताया गया। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव, मात्र 86 महिलाओं ने किसी किस्म के सामुदायिक क्या बोलते हैं सुधार कार्यक्रम में भाग लिया है। परसेंटेज ऑफ वुमेन विद एस्पिरेशन ऑफ लिबरेशन एंड एम्पावरमेंट, 50% महिलाएं हैं जो मुक्ति चाहती हैं, सशक्तिकरण चाहती हैं। बाकी महिलाओं तो ये भी नहीं चाहती। सिर्फ 50% महिलाओं में इच्छा जताई कि वो इससे मुक्ति चाहती हैं, बाकी ने तो इसे अपना नियति मान लिया, ठीक। परसेंटेज ऑफ वुमेन विद लिंकेज इन गवर्नमेंट स्कीम्स, केवल 1% महिलाओं को गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ा गया है, लाभ मिले हुए हैं। परसेंटेज ऑफ वुमेन विद अवेयरनेस एंड एक्सेस टू मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013, 25% महिलाओं को ही मात्र 2013 के मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट यानी कानून के बारे में अवेयरनेस है। परसेंटेज ऑफ वुमेन विद अवेयरनेस रिगार्डिंग SC/ST POA 2015, केवल 9% महिलाओं को SC/ST एक्ट के बारे में जो इनसे संबंधित है जानकारी है। यह स्थिति है। कास्ट एंड कम्युनिटी, उसके बाद इसमें यह भी एक रिपोर्ट है कि कास्ट कम्युनिटी की क्या स्थिति है इस मैनुअल स्कैवेंजिंग में। तो इसमें बताया गया कि भाई इनसे पूछा गया कि अपनी कास्ट और कम्युनिटी भी बताइए। अंडर सोशल स्टेटस द सफाई कर्मचारी वर आस्क्ड टू इंडिकेट देयर कास्ट, सब ग्रुप एंड रिलीजन। इस सर्वे में उनसे पूछा गया कि आप अपनी कास्ट, सब ग्रुप और रिलीजन के बारे में बताइए। तो वो क्या कहती हैं? सफाई कर्मचारी ये बताती हैं कि ये जो सफाई कर्मचारी जिन्हें 4 राज्यों में किया गया है महिलाओं का, वो बता रही हैं कि भाई वाल्मीकि समाज से हैं, डोम से हैं, भंगी हैं, मैतर हैं और बसोड़ कहते हैं शायद उन्हें, बस 4 लिखा हुआ इन्होंने, और वाल्मीकि है, SC समाज से हैं सारी, ठीक। सारी की सारी शेड्यूल कास्ट हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं, ठीक। आगे देख लीजिए। फिर इनसे रिलीजन पूछा गया तो बताती हैं हिंदू हैं। एक ने भी ये नहीं कहा कि गैर हिंदू हैं, सब की सब हिंदू हैं। मतलब इवन मुस्लिम 4 राज्यों में महिलाओं के सफाई कर्मचारियों के अध्ययन में 1686 के करीब महिलाओं के अध्ययन किए, उसमें कोई मुस्लिम नहीं थे, हिंदू ही सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं, हिंदू हैं, सारी निम्न जाति अर्थात वाल्मीकि, भंगी, मैतर समाज से संबंधित है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुस्लिम समाज के लोग भी इस तरह का निम्न काम करते हैं, ऐसी बातें की जाती हैं, जातिवाद उनमें भी होता है, होता होगा, लेकिन गटर और नाली तो इन 4 राज्यों में हिंदुओं की महिलाएं ही कर रही, ठीक है, साफ कर रही। कम से कम इस आंकड़े से तो हमें यही पता चल रहा है, ठीक। आगे देख लीजिए। सफाई कर्मचारी कवर्ड इन द सर्वे, देखिए 1686 सफाई कर्मचारी कवर्ड इन द सर्वे आर शेड्यूल कास्ट पर्संस मेकिंग इट 100% दलित, सब दलित हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, ये इसमें बताया गया। और इसमें 1686 में से
1172 वुमेन और 500 क्या बोलते हैं 14 मैन का इन्होंने सर्वे यहाँ पे किया गया है। एजुकेशन की क्या स्थिति है, एजुकेशन के बारे में बताया गया क्या एजुकेशन है। तो ये सफाई कर्मचारी जो जिनका सर्वे किया गया उसमें बहुत ही कम इनके पास एजुकेशन है। ज्यादातर लोग तो कभी स्कूल ही नहीं गए। ये 2018 का सर्वे है, बहुत दूर का भी सर्वे नहीं है। इसमें कुछ टेबल्स दी गई हैं। एजुकेशन स्टेटस 956 सफाई कर्मचारियों का जो ड्राई लेटरिन साफ करते हैं वो क्या है देख लीजिए। तो 956 में से क्या बोलते हैं 548 तो कभी स्कूल गए नहीं। इसमें 510 महिलाएं हैं और 38 पुरुष हैं, मतलब महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब है। ठीक, क्लास 1 से 5 तक पढ़ने वाले देख लीजिए 388 लोग क्लास 1 से 5 तक पढ़े हुए हैं और इनमें भी महिलाएं, पुरुष मात्र 23 हैं और महिलाएं 305 है। मतलब महिलाओं को अवसर मिला था तो उन्होंने पढ़ाई की थी 1 से 5 तक, पुरुष केवल 23 ही पढ़े हुए थे। ठीक, आगे भी देख लीजिए क्लास 6 से 10 तक, उसमें भी 59 महिलाएं अकेली ऐसी हैं जो क्लास 6 से 10 तक पढ़ी हैं। महिला मतलब टोटल कर्मचारी, कुछ पुरुष भी हैं इसमें, और पुरुष जो थे इसमें कितने 10 ही थे जो क्लास 10 तक पढ़े हुए थे। ठीक, दर्शकों ये सब इसलिए दिखा रहा हूं कि इनके नाम पर आरक्षण के उप वर्गीकरण का तांडव इस देश के सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जजों ने मचाया और कुछ वाल्मीकि समाज के ठेकेदार बनकर चैनलों पर खड़े हो गए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक, इस समाज की पढ़ाई की स्थितियां क्या हैं आप आंकड़े देख लीजिए। सैंपल साइज है, पर मुझे नहीं लगता इस सैंपल साइज से इतर जाकर भारत में कहीं बहुत ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोग पढ़े लिखे होंगे। ठीक, एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए। ठीक, ये आंकड़े हैं क्लास 11 से 12, आप देख लीजिए 12 से अधिक जो हैं ये सफाई कर्मचारी जो हैं सफाई का काम कर रहे हैं, इनकी स्थिति क्या है। 5 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है, 6 टोटल। हमें समझ में आया कि महिलाओं को अगर पढ़ने का मौका मिला है तो उन्होंने पढ़ाई की है, पुरुषों ने उसमें भी रुचि नहीं दिखाई हुई है। ठीक, देखिए इसका नतीजा ये बताया गया है कि 90% ऑफ सफाई कर्मचारी हैव ईदर नेवर अटेंडेड द स्कूल और ओनली हैव 5 years। आंकड़े बता रहे हैं कि ज्यादातर 91% सफाई कर्मचारी कभी स्कूल ही नहीं गए या फिर 5 सालों तक ही केवल पढ़े हुए हैं। अमंग वुमेन्स 92% ऑफ देम एंड 882 सफाई कर्मचारी इंगेज इन क्लीनिंग ड्राई लेटरिन्स। ये सब बातें यहाँ पे मौजूद हैं, डिटेल सर्वे है, मैं डाल दूंगा PDF, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, कितनी उम्र के लोग इसमें शामिल हैं, तो इसका भी डेटा यहाँ पे दिया गया। सफाई कर्मचारी में कौन कौन सी उम्र के लोग यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। ये देखिए टेबल बनाई गई है और इसमें बताया गया, देखिए नंबर ऑफ ईयर्स एंगेज इन मैनुअल स्कैवेंजिंग, 1 से 5 साल तक के नंबर, 6 से 10 साल, बड़ा सारा टेबल यहाँ पे। इसका सार यहाँ पे बताया गया है कि एनालिसिस ऑफ डेटा इन टेबल 3 शोज द सफाई कर्मचारी वर इनिशिएटेड इन दिस वर्क सिंस दे वर वेरी यंग। ये बोल रहा है कि युवा अवस्था से ही इन्हें मैला ढोने के काम में लगा दिया जाता है। मैनी ऑफ देम वर जस्ट चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 से 14, 6 से 14 साल की उम्र में ही ज्यादातर लोगों को मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगा दिया गया। ये आंकड़े ये बता रहे हैं। देखिए हाँ, एविडेंट दैट मैनी ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स वर जस्ट चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप 7 से 14, कुछ 7 से 14 भी हैं जब इन्होंने इस काम को शुरू किया। 2 लड़कियां मात्र 17 साल की थी इस सर्वे में जब उन्होंने इस काम को काम कर रही थी, और उन्होंने बताया कि वो 4 साल से इस काम को कर रही, नालियां साफ कर रही, मलमूत्र साफ कर रही हैं सवर्णों के घरों में जाकर। ठीक है, इसका निष्कर्ष ये बता रहे हैं कि दिस शोज दैट दे वर फोर्स इन मैनुअल स्कैवेंजिंग व्हेन दे वर ओनली 13 years ऑफ एज। ठीक, ये दिख रहा है मध्य प्रदेश में 69 years ओल्ड की 60 साल तक के लोग भी मैला ढोने के काम में लगे हुए हैं, ऐसा तक भी ये डेटा आंकड़ों का बताता है। ठीक है, उसके बाद ड्राई लेटरिन्स को साफ करने में क्या है, देखिए सर्वे नंबर ऑफ सफाई कर्मचारी 1686 में 956 वर फाउंड डायरेक्टली एंगेज इन मैनुअल स्कैवेंजिंग, सीधे तौर पर इसमें पाए गए। ठीक, ये देखिए सफाई कर्मचारियों की जो ड्राई लेटरिन साफ कर रहे हैं उनमें महिलाएं हैं 882 और पुरुष हैं 74। मतलब जो सीधे मलमूत्र साफ करना है ना, वहां महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा दिख रही है। तो यहाँ पे भी पितृसत्तात्मक पेट्रियार्ची दिख रही है, ज्यादा गंदा काम महिलाओं से करवाया जा रहा है, पुरुष भी गंदा काम कर रहे हैं।
लेकिन ज्यादा गंदा काम सीधे मलमूत्र, वो महिलाएं ज्यादा संलग्न दिख रही। ठीक। ओपन ड्रेन देख लीजिए, खुली नाली साफ करने में ये 257 महिलाएं हैं, केवल 29 पुरुष हैं। सेप्टिक टैंक में देखिए महिलाएं अब कम हो जाती हैं और पुरुष ज्यादा बढ़ जाते हैं, 394, महिलाएं 32 हो जाती है, क्योंकि सेप्टिक टैंक का मामला थोड़ा जोखिम भरा होता है। ठीक, इसमें पुरुष बढ़ जाते हैं। क्लिंग और सीवेज में ये है कि रेलवे ट्रैक वगैरह में पुरुष 4 हैं। क्लिंग ओपन डेफिसिट यानी खुले में जो शौच करते हैं उसमें 1 महिला है और कोई भी पुरुष नहीं है। ये 1172 महिलाएं टोटल इसमें इस तरह के काम कर रही हैं और पुरुष केवल 514 दिखाई दे रहे हैं। ठीक, कुल मिलाकर महिलाओं की संख्या ज्यादा है क्या बोलते हैं ड्राई लेटरिन्स वगैरह साफ करने में। ये बता रहा, आंकड़ा बता रहा कि 75% महिलाएं ड्राई लेटरिन साफ करने में लगी हुई हैं, मात्र 14% मैन ही ड्राई लेटरिन साफ करने में रहते हैं। ठीक, ये भी है। आगे देख लीजिए, फिर इसमें ये बताया गया, स्टेट्स के भी नाम बताए गए, झारखंड, मध्य प्रदेश, पूरा एक सर्वे है जिसमें कौन कौन से राज्य में कितना प्रतिशत ये लोग मौजूद हैं। ठीक, आगे देखिए, एक और टेबल है, लिंक बिटवीन कास्ट एंड पेट्रियार्ची मैनुअल स्कैनिंग। तो हमें यह भी बताया गया इस सर्वे में कि जो जाति और प्रत्यसत्रात्मक व्यवस्था का आपस में संबंध है, इन्हें मैला तो ढूंढना है पर जाति के आधार पर मैला ढूंढना है, और साथ में पितृसत्तात्मक है, महिलाओं को गंदे कामों में ज्यादा एंगेज किया जाता है। सीधी मैनुअल स्कैनिंग ड्राई लेटरिन में महिलाएं ज्यादा एंगेज दिखती हैं। ठीक, ये एक बड़ा सा आर्टिकल यहाँ पे मौजूद है। ठीक, कास्ट स्टिग्मा देखिए, एक टेबल है बता रहा है, कास्ट स्टिग्मा एंड अनटचेबिलिटी, इसके बारे में पूछा गया इनसे कि दैट डू यू फील दैट यू आर एंगेज इन मैनुअल स्कैनिंग बिकॉज योर कास्ट। तो देखिए फीमेल कह रही है 968, 968 महिलाओं ने कहा हाँ, केवल 204 ने कहा नो। ठीक है, ये पुरुषों ने 487 ने कहा हाँ, केवल 27 पुरुष ऐसे थे जिन्हें ये लगता है कि उन्हें जाति की वजह से मैला ढोने में शामिल नहीं किया गया। मतलब इतने भोले लोग भी हैं। ठीक, आगे पूछा गया इनसे, डू यू फील दैट यू आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज कंपेयर विद अदर सोसाइटी, क्या आपके साथ क्या बोलते हैं डिग्निटी अर्थात सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है। तो यस 155 महिलाओं ने कहा यस और 577 महिलाओं ने कहा नो, इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। पुरुषों ने कहा 108 ने कहा हाँ और 205 ने कहा नो, इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई। ठीक, मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, इसके कारण दूसरे लोग आपको क्या बोलते हैं अदर लुक डाउन, आपको निम्न स्तर पे देखते हैं। महिलाओं ने 958 ने कहा हाँ कहा है, केवल 10 ने ना कहा है, और पुरुषों ने 490 में हाँ कहा हुआ है। ठीक, ये भी है। डू यू फील दैट स्कूल्स योर चिल्ड्रंस आर नॉट ट्रीटेड वेल बिकॉज दे आर मैनुअल स्कैवेंजर्स। इनसे फिर पूछा गया है क्या स्कूलों में आपके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता क्योंकि आप मैला ढोने का काम करते हैं। तो 747 महिलाओं ने हाँ कहा है, 425 ने ना कहा हुआ है। ठीक, मतलब वो इतने भोले हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि स्कूल में भी उनके साथ जातिवाद होता है, पर वो तो गए नहीं, उन्हें क्या पता उनके बच्चों के साथ क्या होता है। ठीक, पुरुषों ने 355 ने हाँ कहा है और 139 ने ना कहा हुआ है। ठीक, ये पूछा गया कि डू यू थिंक दैट इफ यू आर बोर्न इन एनी अदर कास्ट वुड यू स्टिल बी डूइंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। उनसे पूछा गया कि अगर किसी और जात में होते तो भी क्या बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग करते। तो 101 महिला कह रही है हाँ और 540 कह रही है ना। मुझे मतलब वो इतनी भोली है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि अगर वो ब्राह्मण होती तो कभी उन्हें मैला साफ नहीं करना पड़ता। जानकारियां नहीं है, उन्होंने दुनिया देखी नहीं है। पुरुष 31 हाँ कह रहे हैं और 326 ना कह रहे हैं। ठीक, डू यू फेस एक्सपीरियंस अनटचेबिलिटी, क्या आपके साथ छुआछूत का पालन किया जाता है। तो 580 ने हाँ कहा है, केवल 39 ने ना कहा है, और पुरुषों ने 252 ने हाँ, 25 ने ना कहा है। दर्शकों, ये सब डेटा है जो बड़े पैमाने पे जनरेट हुआ है और इस डेटा की अपनी अपनी एनालिसिस है, बहुत डिटेल में है। आप इस सर्वे को जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ वहां पे डाल दूंगा। और वायलेंस अगेंस्ट सफाई कर्मचारी, वायलेंस का भी एक डेटा है यहाँ पे, वो भी बताया गया है कि कितनी वायलेंस होती है। वायलेंस बाय होम बताया गया कि भाई वायलेंस किसके द्वारा की गई सफाई कर्मचारी। तो बताते हैं हैव यू फेस एनी काइंड ऑफ वायलेंस।
तो महिलाएं कह रही हैं 498 ने वायलेंस और 183 महिलाओं ने, पुरुषों ने वायलेंस फेस की है। फैमिली के द्वारा वायलेंस 85 महिलाओं ने, एक पुरुष ने फैमिली के द्वारा वायलेंस की है। एम्प्लॉयर के द्वारा 281 ने, वायलेंस बाय पर्सन ऑफ अदर कास्ट, दूसरी जाति के लोगों ने हिंसा की है, 368 की महिलाओं ने हाँ कहा है, और 183 महिलाओं ने, पुरुषों ने इस तरह की वायलेंस को फेस किया है। वायलेंस बाय गवर्नमेंट ऑफिसर, 2 महिलाओं ने, सरकारी अधिकारी, और 4 पुरुषों ने इस तरह की वायलेंस अर्थात हिंसा का सामना किया है। टाइप ऑफ वायलेंस भी बताई गई है। फिजिकल वायलेंस 97 है, सेक्सुअल वायलेंस भी है, तीन फीमेल्स ने सेक्सुअल वायलेंस की रिपोर्ट की हुई है। साइकोलॉजिकल 139, इमोशनल 252, और फाइनेंशियल 108, वर्बल 33, कल्चरल 0। इस तरह की वायलेंस के प्रकार भी यहाँ पे डिटेल से बताए गए। ठीक है, ये भी रिपोर्ट है और बड़ी डीप रिपोर्ट है, बहुत सारा डेटा है। मैं आपके पास की पॉइंट ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास उतना ही समय है इस चीज़ को पढ़ने के लिए। आप चाहें तो इसका डिटेल अध्ययन कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स यहाँ से मिल सकते हैं समाज की सच्चाइयों को बताते हुए। पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव फॉर राइट्स एंड डिग्निटी, ये पूछा गया कि अब भाई समुदाय आधारित किसी शुरुआत में जो अधिकार और क्या बोलते हैं सम्मान के साथ जीने के लिए क्या बोलते हैं पहल की गई है, उसमें शामिल हुई है या नहीं हुई है, इसको लेकर भी डेटा बताया गया, पूछा गया है। और ऊपर मैंने बताया कि भाई वो भी कोई बहुत अच्छा सा डेटा नहीं दिखता है। ठीक, ये देख लीजिए। हैव यू एवर अप्रोच और फाइल ए कंप्लेंट विथ एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी इनजस्टिस, पूछा गया क्या आपने कभी अन्याय के लिए कोई कंप्लेंट दर्ज की है, तो 88 हाँ बोल रही हैं और 9 बोल रहे हैं क्या 983 ने कभी रिपोर्ट नहीं की है, उनके साथ कोई अन्याय होता है तो रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक, उसके पूछा गया मेंबर ऑफ एसोसिएटेड लेबर यूनियन, लेबर यूनियन में कितने लोग आपके मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं, 27 मात्र लेबर यूनियन बोला है कि वो लेबर यूनियन से जुड़े हैं, और 1043 किसी लेबर यूनियन से नहीं जुड़े। ठीक, डिड यू एवर फाइल एप्लीकेशन और सेल्फ डिक्लेयर योर सेल्फ टू बी लोकल अथॉरिटी टू इंक्लूड योर नेम इन मैनुअल स्कैवेंजिंग, उनसे पूछा गया कि भाई आप सफाई कर्मचारी हैं, मेला ढोते हैं, इसके लिए आपने किसी क्या बोलते हैं सरकारी लोकल अथॉरिटी से एप्लीकेशन की है इस चीज के लिए, मात्र 15 ने कहा है हाँ, और 1055 ने कभी भी किसी सरकारी योजना परियोजना पंजीयन के लिए कि उन्हें मेला ढोने वाले लोगों के रूप में शामिल किया जाए कोई एप्लीकेशन नहीं की हुई है। दिस शोज द लेवल ऑफ देयर अनअवेयरनेस। आप समझिए कि मतलब वो अपने हक अधिकारों से परिचित ही नहीं, इनफैक्ट उन्हें कुछ पता ही नहीं कि उनके इस पूरे मेला ढोने के अलावा भी एक दुनिया है और उनके लिए कई योजनाएं परियोजनाएं मौजूद है। ठीक, आगे देख लीजिए। एस्पिरेशंस फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट, पूछा गया कि भाई आपके अंदर एस्पिरेशंस हैं, क्या आप आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की इच्छाएं रखते हैं, इसको लेकर क्या डेटा बनता है ये और बता देते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया उनसे कि आपके अंदर इस तरह की कोई इच्छाएं हैं, तो ये देखिए ये टेबल है, बताते हैं कि एस्पिरेशंस फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट, नंबर ऑफ पीपल्स हु रिस्पॉन्ड विथ यस टू स्टेटमेंट और क्वेश्चन, पूछा गया कितने लोगों ने हाँ बोला है इसको लेकर। देखिए पूछा गया डू यू फील यू आर ट्रीटेड विद डिग्निटी और कंपेयर्ड विद अदर इन सोसाइटी, क्या आपके साथ समानता और क्या बोलते हैं बेहतरी से व्यवहार किया जाता है, 155 ने यहाँ कहा है। ठीक, और 108 पुरुषों ने यहाँ कहा है। ठीक है, आगे और भी है, देखिए डू यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस जॉब, इस जॉब से बाहर आना चाहते हैं, 641 लोग बाहर आना चाहते हैं, 200 महिलाएं बाहर आना चाहती हैं, 283 पुरुष बाहर आना चाहते हैं, मतलब बड़ी तादाद में लोग इस काम से बाहर भी नहीं आना चाहते क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक, ये भी इसमें पता चलता है। ठीक, आगे देख लीजिए। लिंकेज एंड इंक्लूजन विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बैंक, गवर्नमेंट एंड स्कीम्स, सरकार की योजना और बैंकों से क्या इनका संबंध है, उसके बारे में क्या बताते हैं हमारे सामने, डेटा क्या है, टेबल देखते हैं हम, क्या टेबल है इसमें। हाँ देखिए, ठीक, एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम एंड बेनिफिशियरी बेनिफिट्स बाय वुमेन, कितनी महिलाएं गवर्नमेंट की स्कीम और बेनिफिट ले रही हैं, बेनिफिट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन स्कीम मात्र 10 ले रही हैं। ठीक, एजुकेशन सपोर्ट स्कॉलरशिप मात्र फॉर चिल्ड्रंस केवल 10 के लिए है। रिसिप्ट ऑफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम 3 है जिनके पास कोई
आइडेंटिटी कार्ड हैं। बीपीएल लाइन के कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन केवल 397 के पास हैं। अंत्योदय कार्ड मात्र 62 के पास हैं। अबो पॉवर्टी लाइन कार्ड 279 के पास हैं। हैव यू और एनी सीनियर सिटीजन ऑन योर फैमिली रिसीव्ड पेंशन, मात्र 51 लोगों को किसी किस्म की सरकारी पेंशन मिल रही है। इस पेंशन भी बता देता हूँ, 200-250 रुपए वाली पेंशन की बात हो रही है, बाकी तो ये नहीं वैसी। ठीक, ये आंकड़े, ये डेवस्टेटिंग आंकड़े अगर मैं कहूँ तो, इतनी खतरनाक स्थितियों में समाज का एक बड़ा वर्ग, जिसे हम आंकड़ों में 7,70,000 से ज्यादा सरकार इस तरह के कर्मचारी हैं जो इनकी यूनियन कहती है, उसके अनुसार। आगे देखिए, अवेयरनेस टू एक्सेस टू राइट एंड एंटाइटलमेंट, अर्थात मैनुअल स्कैवेंजिंग में 2013 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एंड प्रोविजंस, क्या इन लोगों को इस बात की अवेयरनेस है कि इनके लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग 2013 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत प्रावधान किए गए हैं? इसके बारे में पूछा गया कि आपको पता है कि आपके लिए ये सारी सुविधाएं, कानून वगैरह बनाए गए। ठीक, क्या कहते हैं, देखिए, अवेयरनेस ऑफ लॉ एंड एक्सेस टू राइट एंड एंटाइटलमेंट, नॉलेज ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, कितने लोगों को ये पता है इनमें से कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिषेध यानी रोक लगा दी गई है 2013 के कानून के हिसाब से? मात्र 283 महिलाओं ने है और 151 पुरुषों को पता है। ठीक, मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन लॉ, अर्थात मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने वाला कोई कानून, मात्र 237 को पता है और 93 पुरुषों को पता है। ठीक, उसके बाद ये क्राइम है, इसके बारे में 207 महिलाओं को पता है और 203 पुरुषों को पता है। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015, उसके बारे में मात्र 105 महिलाएं और 140 पुरुषों को पता है। तो इन्हें अपने हक अधिकारों के बारे में, कानूनों के बारे में, नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इसी के अभाव में जब इनके साथ अपराध होते हैं तो फिर कोई, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन भी नहीं होती, ये लोग दर्ज भी नहीं कराते, इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें सरकार ने व्यवस्था बनाई है और इन्हें कहीं ना कहीं से लाभ या सुविधाएं मिल सकती हैं, इस चीज की इन्हें जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये डिटेल सर्वे है दर्शकों, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। समाज में 7,70,000 से ज्यादा लोग इस स्थितियों में रहते हैं। सर्वे मात्र छोटा सा सैंपल साइज है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि हालात इन समाज के इस कमजोर वर्ग के कितने खराब हैं। ठीक, आगे देखिए, सिर पर मैला ढोने की प्रथा को लेकर बार एंड बेंच में 8 जनवरी 2024 को ये छपा हुआ था कि एक केस में हाई कोर्ट जो है क्या कह रहा है, देखिए। तो इसमें बताया गया कि भाई ये जो मामला है, इसको लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ये कह रहा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग मामले में 0 सजाएं, संविधान निर्माता अपनी कब्र में भी कांप उठेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि भाई संविधान बनाने वाले तो अपनी कब्रों में भी कांप जाएंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में मर रहे लोगों को या मार रहे लोगों को, क्योंकि अपराध है, ये नहीं करवा सकते, किसी को सजा ही नहीं हुई, किसी अपराधी को सजा ही नहीं हुई। मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाते हैं, लोग मर जाते हैं, किसी ठेकेदार को, किसी अपराधी को, किसी सरकारी कर्मचारी को कर्नाटक में सजा नहीं हुई, सबके सब बच निकले। तो फिर इन्हें मारा किसने? और इस पर गहरी चिंताएं कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी 2024 में बताई। उन्होंने कहा कि ये न्याय का कितना बड़ा मजाक है कि हम मुआवजे पर नहीं है, एक भी दोष सिद्धि क्यों नहीं है, यानी किसी को कन्विक्शन नहीं हुआ, हम जो कुछ कर रहे हैं उससे संविधान निर्माता अपनी कब्रों में भी काम जाएंगे। बहुत बड़ा टॉल स्टेटमेंट था, मीडिया नहीं छापेगी इस चीज को कि भाई इतना गंदा हालात है कि खुलेआम लोग गटरों में घुस के मर रहे हैं और किसी को सजा भी नहीं हुई कि कौन है, क्योंकि ये तो अपराध है ना, अब मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करवा सकते। तो फिर ये गटरों में घुस के जो लोग मरे, इनके लिए दोषी कौन? तो कर्नाटक में हाई कोर्ट तो कह रहा है कि भाई किसी को सजा ही नहीं हुई आज तक, एक भी दोषी नहीं, तो फिर ये मर कैसे गए और कौन मार रहा है इन्हें? वो कहते हैं ये मजाक चल रहा है। तो संविधान बनाने वाले लोग अपनी कब्रों में कांप जाएंगे, इतना गंदा मजाक समाज के बड़े वर्ग के साथ किया जा रहा है। स्टेटमेंट एक राज्य का है, पर हालात पूरे देश के
कामोवेश यही के यही है। ठीक। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक सवाल किया कि जो लोग हाथों से मैला ढोने पर प्रतिबंध की अवहेलना कर रहे हैं वे आखिरकार अपने खिलाफ हुए कम या कोई कार्रवाई नहीं करके बच जाते हैं। ठीक। मुख्य न्यायाधीश पीबी बारेल और न्यायाधीश कृष्ण एम दीक्षित की पीठ ने टिप्पणी की कि न्याय का उपहास है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अक्सर मुकदमों के अंत में दोषी नहीं ठहराया जाता, संभवतः क्योंकि पुलिस और सरकार के वकील के द्वारा मामलों को पूरी गंभीरता से नहीं लिया जाता। गटर में उतार के लोग मार दिया जाता है। कानून है कि कोई भी नहीं उतरेगा गटर में। इस तरह की साफ सफाई बिगैर सुरक्षा उपकरण के प्रावधानों के ये नहीं हो सकता। लोग मर जाते हैं, कोई भी दोषी नहीं, कोई भी एक भी नहीं, और वो कहते हैं तो मजाक चल रहा है। ठीक। देखिए, जस्टिस दीक्षित ने कहा कि अपने वकील अपने सरकारी अभियोजन के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, हमें बहुत ही महत्वहीन मामलों में भी दृढ़ विश्वास होगा, लेकिन जब इसकी बात आती है तो कार्रवाई कहां होती है। अपने संबंधित घटिया सरकारी अभियोजकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, ये शून्य दृढ़ विश्वास कैसे है, कोई दोष सिद्धि क्यों नहीं है, उपाय क्या है, वह क्रियाएं कहाँ हैं, न्याय का ये कैसा मजाक है, हम मुआवजा पर नहीं, हम एक भी दोषी क्यों नहीं है, आपकी रूपरेखा क्या है, आप ये कैसे करने जा रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उससे संविधान निर्माता अपनी कब्र में भी कांप जाएंगे। इतना गंदा चल रहा है कि किसी को सजा ही नहीं होती। लोग मार दिए जाते हैं गटर में उतार के बगैर सुरक्षा उपकरण के, सब खुलेआम चलता रहता है और किसी को सजाएं नहीं होती। एक मामला था 2013 के, उसके एवज में उन्होंने ये संज्ञान लेते हुए ये अभी इन्होंने टिप्पणी की हुई है, इन्होंने कमेंट किया हुआ, नया कमेंट है, लेटेस्ट है, 2024 का ही है, पुरानी बात नहीं हो रही। और न्यायालय ने यह भी चिंता व्यक्त की है, देखिए आज इस चिंता को भी गंभीरता से लिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1998 को अक्सर मैला ढोने वालों के खिलाफ दर्ज अपराध के मामले में लागू नहीं किया जाता है, जबकि ऐसी प्रथाओं के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में दंड के प्रावधान है। ये भी मजाक देख लीजिए दर्शकों, खुलेआम एससी समाज के लोगों को गटर में उतारा जाता है, जबकि 2013 के हिसाब से अपराध है बगैर सुरक्षा उपकरण। जो उतारने वाले लोग हैं, ठेकेदारों, सरकारी कर्मचारियों, जो भी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एससी एसटी एक्ट में इसके प्रावधान हैं कि ये नहीं करवाया जा सकता, लेकिन ऐसे लोगों पे एससी एसटी एक्ट लगाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं लगाया जाता पता नहीं, ये कोर्ट कह रहा है पता नहीं क्यों नहीं लगाया जाता। कानून है, एससी एसटी लोगों को गटर में उतार के मार भी रहे हो, कानून कहता है कि ऐसा करोगे तो एससी एसटी एक्ट लगेगा, सजा होगी, ना एक्ट लगता है ना सजा होती है, और किसी को भी नहीं हुई, एक को भी नहीं हुई। कर्नाटक हाई कोर्ट इसको लेकर चिंताएं व्यक्त कर रहा है। ये दिखाता है कि समाज के इस कमजोर वर्ग के साथ न्याय की स्थिति क्या है, न्याय के हालात क्या हैं। ठीक। और इस वर्ग के हालात क्या हैं। ठीक, आप समझिए। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। राज्य दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर दिए गए। बच्चों से स्कूल के शौचालय साफ कराने पर चिंता जताने वाली एक लंबी रिट याचिका को भी संभवतः संज्ञान में लिया जाएगा। इसमें ये सुनवाई आगे होगी। बच्चों से भी स्कूलों में, जो वाल्मीकि समाज के लोग बच्चे हैं स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनसे गटर साफ करवाए जाते हैं, शौचालय साफ करवाए जाते हैं। इसको भी संज्ञान में लिया गया और इस पर भी न्यायालय कोई कुछ क्या बोलते हैं अपनी रूलिंग्स दे सकता है। ये आगे की बात की गई, अभी तक कुछ रूलिंग नहीं आई हुई थी। तो ये हालात हैं। यह है हिंदू धर्म, इसका जातिवाद और इसका कोड, मैला ढोने की प्रथा आज भी बदस्तूर चली आ रही, खुलेआम चल रही है, कोई रोक नहीं है। कानूनी रूप से कागजों में कानून बना दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इस पे कोई कार्रवाइयां नहीं हो रही है। समाज का एक बड़ा वर्ग, इनकी संस्था के आंकड़ों के अनुसार 7,70,000 से ज्यादा लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग अर्थात मैला ढोने के इस दुष्प्रथा में लगे हुए हैं, और ना उनकी सुध है, ना उनके लिए कोई सुविधा है, ना रिहेबिलिटेशन है, ना अच्छी तनख्वाहें हैं, ना बेहतर स्वास्थ्य के लिए कोई उपकरण है, कुछ भी उपलब्ध नहीं। समाज के इस वर्ग को अपनी ही किस्मत, अपनी नियति पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इनके लिए ना कोई दंगे होते हैं,
इनके लिए ना कोई आंदोलन होते हैं, इनके लिए ना कोई चिंताएं व्यक्त की जाती। बामन का बच्चा मर जाए तो अभी कोई मिश्रा मर जाए दंगा करते हुए तो पूरा देश रुक जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप संचालित हो जाते हैं, चिंताएं व्यक्त होने लगती हैं। लेकिन नाली साफ करने वाले समाज के इस वर्ग के प्रति ये धर्म कोई चिंताएं नहीं करता है। ठीक, यही तो बात है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भाई अछूतों का कोई देश नहीं होता, और सच में अछूतों का कोई देश नहीं है। आप कैसे अपेक्षा करेंगे इन लोगों से कि ये इस देश को अपना माने, ठीक, जब यहां इनके लिए कुछ किया ही नहीं जाता। तो ये दर्शकों आज का हमारा प्रेजेंटेशन था। दुखद है, तकलीफदायक है, कष्टकारी है, ठीक, और बड़े असहाय महसूस होते हैं। मतलब मुझे खुद बड़ा हेल्पलेस महसूस होता है ये सब देख के कि ना हम कुछ कर पा रहे हैं, ना लोग कुछ करना चाहते हैं, और समाज कैसे उदासीन बना हुआ है। बहुजन समाज के एक बड़े वर्ग के प्रति ये उदासीनताएं क्यों है? ठीक, कोई कुछ करता क्यों नहीं? अब कोई तो आए, कोई डॉक्टर अंबेडकर फिर से आए और इस बार वो समाज के इन कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से कोई काम करे। बाबा साहब ने तो जो बन पड़ा किया, उनके पास तो एक जीवन था और उन्होंने सबके लिए कुछ करने की कोशिश की। पर मैं समझता हूँ बहुजन समाज के इस सबसे अति कमजोर वर्ग के लिए कुछ विशेष, अति विशेष महापुरुषों की अवतरण की आवश्यकता है। ठीक, ये बिल्कुल है। हालांकि बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो इन समाज के इस कमजोर वर्ग के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन वो उतने प्रभावी नहीं है जितने डॉक्टर अंबेडकर प्रभावी थे। वही तो परेशानी है कि भाई समाज में काम करने वाले लोग हैं, पर प्रभावशीलता जो डॉक्टर अंबेडकर की थी वो और कोई वैसी उत्पन्न ही नहीं कर पाया। ठीक, तो ये दुखद स्थितियां हैं, तकलीफदायक स्थितियां हैं। मैं इस स्ट्रीम को करने से लंबे समय से बच रहा था क्योंकि मैं इस अपराध बोध को नहीं महसूस करना चाहता था। ठीक, इसलिए स्ट्रीम लंबे समय से चल रही थी। फिर भी आप में से कई सारे लोग मुझसे कहते रहे और फिर अंत में मुझे ये करना पड़ा कि भाई मतलब किसी दिन इस अपराध बोध को मुझे लेना ही था। मैं खुद बड़ा इसके लिए अपराध बोध महसूस करता हूँ। ठीक, बड़ा तकलीफदायक। चलिए तो मैं इसे यहाँ से एंड करता हूँ।